अभी आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और उस वीडियो में आपने कहा था कि 2027 के अंदर जो है वो बहन जी की सरकार बन रही है। तो कौन सा वो ग्रास रूट है जिससे आप बनते हुए देख रहे हैं 2027 के अंदर बीएसपी की सरकार, क्या कहना चाहेंगे? तो सवाल ये करें कि जिसकी एक भी नहीं जीती है वो कैसे आ जाएगी साहब सत्ता में? लेकिन उसके पास में वोट जो है उसका वोट अभी इनटेक है जी। मुसलमानों के ऊपर सारा दारोमदार है। उत्तर प्रदेश अगर मुसलमान 20% मुसलमान उधर से हट जाता है जी, वो जान रहे हैं कि मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं कर रहे वो जी, और उनका जो रुझान है पीडीए का नारा है बिल्कुल खोखला है उनका, ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। तो उनका रुझान जो है एक तो शेयर देने वाली बात है जी, राजनीति में शेयर देना। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जैसे उनके नेता जेल में जा रहा है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो उनके ऊपर तो कोई बोल ही नहीं रहा करके। बिल्कुल। तो जब उनके ऊपर नहीं बोल रहा उसकी तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो आपको उसके लगता है कि ऊपर ऐसा रामजी लाल समन जैसा एक्शन नहीं किया कभी भी। बिल्कुल। इनके क्या नाम है, आजम खान के घर तो नहीं गए जैसे रामजी लाल गले मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुसलमान नहीं समझ रहे इस चीज को जी। तो क्या मुसलमान ये 2027 के अंदर निर्णय ले सकता है जी कि भाई क्यों ना बहन जी को ही मतलब मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनाया? क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। हाँ। उनको बुलडोजर से मुक्ति की जरूरत है। हाँ। दलितों के लिए जो एट्रोसिटीज हो रही है, लिंचिंग हो रही है, इनसे मुक्ति की जरूरत है जी। क्या अब इसमें सवाल वोटर को ये सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव या बहन जी कौन इससे मुक्ति दिला सकते हैं? उनके शासन को याद किया जाता है और अखिलेश यादव के प्रशासन को भी याद किया जाता है। दोनों में आप कंपेयर करेंगे लोग, इसमें क्या होगा जो अपर कास्ट का वोटर है जिसमें ब्राह्मण का भी 9% वोट है, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो देखेगा अगर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है तो वो बहन जी के साथ निश्चित रूप से शिफ्ट होगा जी। मतलब ये इस आधार पे मैंने बोला कि भाई बीएसपी की सरकार 2027 में बन सकती है जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आपके लगातार हमें फोन आ रहे थे कि पॉडकास्ट की आप आगे भी सीरीज बनाइए, लेकिन पॉडकास्ट पे हम उन्हीं साथियों को लेकर आते हैं, उन बुद्धिजीवी लोगों को लेकर आते हैं जो वाकई में इस पॉडकास्ट को देखकर बहुत सारे लोग सीख सकें। सीरीज जो है थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा पर केसी पिप्पल साहब हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, यूं कहें कि बसपा के चाणक्य भी माने जाते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारा काम करा है और पूरे प्रदेशों के अंदर भ्रमण करके अलग जगाने का काम भी करा है। बहुजन मिशन मूवमेंट पे सारा घर परिवार छोड़ रखा है और लगातार लगे भी रहते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और पॉडकास्ट में। जय भीम, नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगा हमारे अपने दर्शकों को एक छोटा सा अपने बारे में ब्रीफिंग कर दीजिए ताकि वो लोग और अच्छा जान सकें। जी जी सर, वैसे मेरा नाम केसी पिप्पल है, पूरा नाम मुझे कालीचरण पिप्पल के नाम से जानते हैं और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डायरेक्टर लेवल से एडिशनल इकोनॉमिक एडवाइजर के पद से रिटायर हुआ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की पोस्ट थी जी। और मैं 1982 में माननीय काशीराम साहब के साथ इलाहाबाद में मेरा संपर्क हुआ जी। और तब से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, प्रशिक्षण दिया उन्होंने और मुझे अपनी प्रशिक्षण टीम में उन्होंने रखा। हमने पूरे देश भर में जो नेता हैं जिनको टिकट दे करके मंत्री और एमपी बनाया जाता था उनके लिए प्रशिक्षण देने का बंद कमरों में काम किया है जी। और माननीय काशीराम जी के लिए और बहन जी के लिए बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जातियों का डाटा वगैरह भी हम लोग उनको उपलब्ध कराते थे। और मैं दिल्ली प्रदेश में वामसेप का संयोजक भी रहा जी। और बहन जी के साथ भी मैंने काम किया गाजियाबाद में जब वो महासचिव थी। माननीय काशीराम जी के साथ इलाहाबाद से काम किया 1982 से जी। तो मुझे दोनों के साथ काम करने का अवसर मिला जी। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें भी आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपको और बता देता हूँ, आप ये किताब देख पाएंगे बहुजन संदेश। ये बहुजन संदेश के ऊपर आप चित्र देख पाएंगे, फूले हैं, बाबा साहब हैं और मान्यवर काशीराम साहब हैं। और जो वॉल्यूम है वो 7 वॉल्यूम निकल चुका है। हर साल 14 अप्रैल को ये लॉन्च होता है और 7वीं सीरीज ये आई है। आप समझिए कि लेखनी भी बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं, बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो साथियों आप समझिए कि जो ये चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर बहुत गया पे सवाल आने वाले हैं। इस पे बहन जी को लेकर बहुत सारे जो
खींचातानी चलती है। आकाश आनंद के ऊपर भी सवाल आने वाले हैं। बहुजनों की राजनीति किस पक्ष में जानी चाहिए, बहुजनों को कहां वोट डालना चाहिए, कैसे बहुजन मिशन मूवमेंट पूरा हो पाएगा, और तमाम ऐसे सवाल आएंगे जो बीजेपी है, अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, ऐसे सवालों को भी हम लोग टच करेंगे। आप समझिए कि जो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप अपना पूरा समय हो तो आप इस सीरीज को देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो नॉन स्टॉप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल चलते हैं, आपके जहन में जितने भी सवाल चलते हैं, उन सारे सवालों को हम लोगों ने इस पर्चे पर लिखा हुआ है, या यूं कहिए जब हमने केसी पिप्पल से जी से बात करी और हमने इस पोस्ट को डाला है कि हम पिप्पल साहब को लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों ने हमें सवाल दिए कि आप ये वाले सवाल कि पिप्पल साहब से जरूर पूछिएगा, क्योंकि पिप्पल साहब पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं और साल के अंदर 8-10 से ज़्यादा प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। तो सीरीज को शुरू करते हैं। पॉडकास्ट की तीसरी सीरीज है, और मैं आपको पहले बोल देता हूं, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट हमारा कंटिन्यू आने वाला है, और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहे। और बिना ब्रेक के वीडियो चलने वाला है, आपको कोई ऐड भी नहीं मिलेगा, नॉन स्टॉप चलने वाला है। सर, सीधा सवाल रहेगा, तमाम बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो ये देखते हैं कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत कैसे बन सकता है, या यूं कहें बाबा साहब ने जब 16 विद्यार्थियों को बाहर भेजा था तो उन्हें लगता था कि मैं अकेला जब इतना काम कर सकता हूं तो 16 विद्यार्थी बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। और इस समय जो बहन जी हैं, तो या यूं कहें बाबा साहब के सपनों को साकार जो है वो बहन जी का क्या योगदान है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेंगे पूरा जी। और काशीराम ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वो बहन जी को बनाया, तो मिशन तो पूरा करना ही था उनके लिए जी। सबसे पहले जब पहली बार सरकार बनी उनकी जी, तो वो चाहती थी कि काशीराम जी चाहते थे जी कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जिस तरीके से पहले 2 पार्टियां होती थी, ए टीम और बी टीम जी, मतलब एक हारती थी और दूसरी जीतती थी जी। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कोई नंबर नहीं था, न जीतने में न हारने में। हमारा नंबर ताली बजाने वालों में था। जब एक जीत जाती थी तो उसकी ताली बजाते थे, दूसरी हार जाती तो नाखुश हो जाते थे। हमारा कोई रोल नहीं, सकारात्मक रोल नहीं था। लेकिन काशीराम चाहते थे कि इसमें शूद्रों का सकारात्मक रोल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि शूद्रों की बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने शूद्रों की उन्होंने कहा कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए, एक नहीं, एक ए टीम होनी चाहिए, एक बी टीम होनी चाहिए। अगर ए टीम पीटती है तो बी टीम अगर हारती है वो भी शूद्रों की हो, और बी टीम ए टीम को पीटती है तो फिर मतलब बी टीम ए पे आया वो भी शूद्रों की हो। मतलब कुल मिला के शासन जो उत्तर प्रदेश का शूद्रों के हाथों में ही रहना चाहिए। इसलिए जिनके मुलायम सिंह जी के साथ में जिन्होंने समझौता किया 1993 में, उन्हीं को अपने विरोधी बना दिया 1995 में, और विरोधी के रूप में खड़े हो गए। और बहन जी जो है फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री बनी, तो दलित भी और पिछड़े भी दोनों ही नेतृत्व में आ गए, दोनों को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, मुख्यमंत्री। और जो ब्यूरोक्रेट थे हमारे, ब्यूरोक्रेट को कोई मौका नहीं मिला। आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे काशीराम साहब का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं जी। तो और ब्यूरोक्रेसी वो कहते थे कि क्या नाम है, बोर्ड से लेंगे सीएम पीएम, और आरक्षण से लेंगे डीएम। तो जो डीएम थे वो कोई बनता ही नहीं था, रूल कांग्रेस का होता था। तो डीएम जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो कोई निगम का बना दिया, कोई इधर उधर मतलब डाल दिया, क्लरिकल में लगा देते थे। कोई जो डीएम की जो मेन पोस्ट होती है, छोटा मतलब मुख्यमंत्री होता है जिले का, उसको डीएम को पावर होती है प्रशासन में, क्योंकि असली प्रशासन जो शासन करता है प्रशासन से ही होता है। प्रशासन अगर सपोर्ट में नहीं आएगा मुख्यमंत्री में तो मुख्यमंत्री सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब इसके 3 तरह की लॉबी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, काशीराम साहब बताते थे 3 लॉबी थी। नंबर 1 पे जो लॉबी थी ब्यूरोक्रेसी में वो ब्राह्मणों की थी जी। नंबर 2 पे जो लॉबी थी वो चमारों की थी जी। और नंबर 3 पे जो लॉबी थी वो काश्तों की थी जी। तो तीनों लॉबियां जो है काम करती थी उसके अंदर, और कोई बैकवर्ड का तो था ही नहीं कोई। तो उनको मुख्यमंत्री को मतलब जब मुलायम सिंह बनाए गए तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो चमारों की काम करेगी उसके साथ साथ, यादव जो मुख्यमंत्री रहेगा लेकिन चमार जो डीएम रहेंगे तो मुख्यमंत्री सफल हो जाएगा, क्योंकि पहली बार भी मुलायम सिंह बनाए थे सफल नहीं होने दिया था, उनको वापस भगा दिया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ब्यूरोक्रेसी उनके साथ में नहीं होगी तब तक सफल नहीं हो सकते। तो उन्होंने उनको सफल बनाया, और सफल बनाने के बाद में फिर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उस समय आपको पता है कि जो माता प्रसाद जी थे जी, सबसे सीनियर लेवल के ऑफिसर थे,
उनको यहाँ से उठा करके सेंटर से उनको चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बनाया गया जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब चूंकि वो विरोधी रहे थे उनके जी काशीराम जी के, लेकिन मैं लाऊंगा कहाँ से, मेरा विरोधी हो लेकिन कम से कम अपने समाज का है तो इसको मतलब बनाऊंगा। तो लोग कहते हैं समाज को मौका नहीं मिला, तो उन लोगों को भी मौका मिला जो काशीराम जी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे जी। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को भी वो आगे ला करके उन्होंने बिठाया जी। अभी आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और उस वीडियो में आपने कहा था कि 2027 के अंदर जो है वो बहन जी की सरकार बन रही है, तो कौन सा वो ग्रास रूट है जिससे आप बनते हुए देख रहे हैं 2027 के अंदर बीएसपी की सरकार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो 2000 क्या नाम है 17 तक जी और 1993 से थोड़े समय के लिए मतलब ये बीजेपी की मिली जुली सरकारें आई जी, लेकिन लगातार उसमें जो रोल रहा जी, या तो समाजवादी पार्टी का रहा या मतलब जो बहुजन समाज पार्टी का रहा जी। 15 साल एक छत्र राज हुआ जी। उसके बाद में जो वोटर थे जो राज करते रहे थे उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि ब्राह्मणों का जो वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर वो 9% है और चमारों का जो वोट है अकेला 13% है जी। और यादवों का जो वोट है अहीरों का वो 8% है। तो ये तीनों का जो वोट है ये मेन मतलब जो राजनीतिक अकेली सिंगल मतलब जो लार्जेस्ट पार्टी वो जातियां हैं वोट वाली हैं, वो 3 जातियां हैं जी। तो तीनों जातियां मतलब जो है यहाँ पर रूल करती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मेनली। तो उनको मतलब डाउन करने के लिए उनकी राजनीति को जी कांग्रेस के जो लॉबी थी उन्होंने एक प्लान बनाया, गैर यादव, गैर जाटव जी और मतलब गैर ब्राह्मण जी, इनको मतलब जो है सत्ता में लाओ। मतलब सत्ता में ब्राह्मण नहीं आना चाहिए, जाटव नहीं आना चाहिए, यादव नहीं आना चाहिए जी, और किसी को ले आओ। इसके ऊपर बीजेपी ने वर्कआउट किया जी, क्योंकि उन्होंने धार्मिक क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया। ओबीसी बड़े संख्या में बीएसपी के साथ आ गए थे जी बिल्कुल। जो निचली जातियां थी ओबीसी की वो बीएसपी के साथ थी जी, और जिनका जो चरित्र है चाल है वो अनुसूचित जातियों की तरह लगभग है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अनुसूचित जातियों में उनसे ज़्यादा है, लीडरशिप है उनके अंदर, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है और ब्यूरोक्रेटिक रूप से भी सक्षम है जी। तो वो काफ़ी ताकतवर हो चुकी है जी। तो उस जाति को मतलब उनका सपोर्ट मिलने से आए और मुसलमानों का वोट जो उत्तर प्रदेश में 20% है जी। तो 20% वोट जिसके साथ में चला जाता है तो वो तो वहाँ का राजा बनना ही बनना है बिल्कुल। और उसके पास बेस वोट जो है उसकी अपनी कम्युनिटी का, और जो छोटी जातियाँ हैं वो अगर उनके साथ में आ जाती हैं तो सत्ता उसी की आ जाती है। ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, सीधा सीधा गणित है जी। अब ये केमिस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है जी, किस तरह के इसमें केमिस्ट्री जो डाली बीजेपी ने वो राम की केमिस्ट्री को डाला जी, क्योंकि राम के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे जी। आपने देखा होगा जिधर भी गांव में जाते हैं तो नमस्ते तो बहुत कम लोग करते हैं, राम राम जोहार भी बहुत कम लोग करते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं वो सब बड़े प्यार से करते हैं राम राम साहब, किसी भी जाति का हो राम राम साहब, राम राम साहब। तो राम को मतलब हमने देखा कि एक कणकण में बसा हुआ है राम, तो राम को मतलब उभारा जाए तो जो निचली जातियां हैं ये काशी राम के हो सकता है, काशी के साथ में राम लगा हुआ है इसलिए राम के साथ जुड़ गई है। तो अगर हम असली राम को पत्थर के राम को प्रस्तुत कर देंगे जी, तो जो काशी का राम है ये छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। ठीक बात है। तो काशी के राम से आपको पता होगा ये बड़ा वायरल हुआ था स्टिकर, हम ही लोगों ने बनाया था जी, क्योंकि जब राम का आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में तो एक छोटा सा स्टिकर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में नवभारत टाइम्स को मिला जी, और उन्होंने अपने पेपर में छापा। उस पर लिखा हुआ था राम नहीं काशी राम चाहिए, राम नहीं काशी राम चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए जी। उन्होंने कहा सत्ता और सम्मान अगर निकलना है तो ये पत्थर के राम में से नहीं निकलेगा, ये जीते जागते राम जो काशी का राम है इसमें से निकलेगा। तो वो सब जातियां जो राम के नाम पर काशी राम के साथ जुड़ गई, तो काशी राम थोड़ा शिथिल पड़ते चले गए और उधर राम को पत्थर के राम को बना करके उन्होंने उभारा, और उभार करके उन्होंने मतलब जो है जो 15 साल से लगातार जो शूद्रों की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही थी उसको परास्त करके बीजेपी की राजनीति को वहां पे लाया गया, क्योंकि वो सब उनके सहयोग से ही बीएसपी ने काफी दिनों तक राज किया उत्तर प्रदेश में। तो उनके लोग उनके साथ में एसोसिएट हो गए थे, कोरिलेट हो गए थे। आपने देखा होगा ज्यादातर बीएसपी से गए हुए लोग उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के अंदर जी ब्राह्मण समाज के, और उसके साथ में मंत्री बहुत सारे हैं जी। तो
कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनको कास्ट पॉलिटिक्स से, चूँकि काशीराम जी ने ही बताया था कि भारत की राजनीति में कोई धार्मिक वगैरह कुछ भी नहीं है। धार्मिक आधार पर आप भारत की राजनीति को ऑपरेट नहीं कर सकते जी। और इसको ऑपरेट कौन कर सकता है भारत की राजनीति को? कास्ट ऑपरेटर, जो कास्ट को ऑपरेट करना जानता है जी, वही भारत की राजनीति को चला सकता है, उसका संचालक बन सकता है। तो उन्होंने अध्ययन किया कि इसकी राजनीति को, भारत की राजनीति को ब्राह्मण ही क्यों चलाता है पूरे देश के अंदर जी। क्योंकि ब्राह्मण ने ही जातियां बनाई हैं जी। और ब्राह्मण ही मतलब उनके गोत्र भी बनाते हैं, ब्राह्मण ही उनके शादी ब्याह भी कराते हैं। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उस जातियों के नाम पे उनका जो ऑपरेटर है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों की बात मानी जाती है समाज में जी। इसलिए अगर वो राजनीति में अगर वो नेतृत्व प्रदान करेंगे जी, तो वहां भी उनकी बात को मानेंगे। बिल्कुल। तो इस ब्राह्मण राजनीति से मुकाबला करने के लिए, जी, और ब्राह्मण अकेला कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण मतलब पर्दे के पीछे रहते हैं, उन्होंने हिंदू को आगे किया कि हिंदू की राजनीति के नाम पे ब्राह्मण नेतृत्व करते हैं जी। चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। ये नहीं है खाली वो नेतृत्व उसी में बीजेपी में कर रहे हैं, बीजेपी में कर रहे हैं, वो कांग्रेस में भी करते रहे थे, सब जगह हाँ करते रहे हैं। तो वो वहां से शिफ्ट हुआ जो वोट कांग्रेस का था जी। जब ब्राह्मण इधर आ गए, क्या नाम है, बीजेपी में, तो वो कांग्रेस का जो वोटर था वो इधर शिफ्ट हो गया। तो जो दो मोर्चे पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ती थी वो इकट्ठे हो गए, एक मोर्चे पर हो गए। और जो शूद्रों की राजनीति थी वो दो मोर्चे पे ऐसी की ऐसी खड़ी रही। ठीक बात। एक तरफ मतलब मुलायम सिंह के नेतृत्व में और दूसरी तरफ बहन जी के नेतृत्व में। तो दो पार्टियां जो खड़ी रही उसमें मतलब जो तीसरा जो कांग्रेस और बीजेपी थी जी, वो आमने सामने तो मिले नहीं जी, लेकिन अंदरूनी उनका वोटर मिल गया। बिल्कुल। तो वोटर मिलने के कारण ये दोनों राजनीति को परास्त कर दिया, शूद्रों की राजनीति को जी, परास्त कर दिया हिंदू राजनीति के नाम पर जी। तो इस बात को समझना पड़ेगा जी। अब जो राजनीति चल रही है जी, 2024 का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का जी, उस इलेक्शन के अंदर इस जो मिथक था इसको तोड़ दिया गया। इसमें जो हिंदुत्व की राजनीति थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो मतलब परास्त हुई है। और जब परास्त हुई, जो बहन जी भी मतलब अलग अपना कैंडिडेट खड़े कर रही हैं सारी सीटों पर, और मतलब अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी से सारे जगह खड़े किए जी। लेकिन उसमें अखिलेश यादव को जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई तो उनको कितना वोट परसेंट मिला? 29%। 29%। बहन जी ने जब सरकार बनाई 2007 में तो उनको कितना वोट परसेंट मिला? 30%। लेकिन अब जो अखिलेश यादव को वोट मिला है वो 30 और 29 से दोनों से ज्यादा है जी। वो उनका वोट 37 तक पहुंच रहा है, 37% जी। जो मतलब ना तो मुलायम सिंह यादव के समय में उनको मिला कभी जी, ना अखिलेश जी को अपने समय में मिला, लेकिन आप ना बहन जी को मिला। लेकिन आपने जो मोहर लगाई है वो 2027 के लिए जो लगाई है वो कैसे तो लगाई? वो मैं वही बताने जा रहा हूँ क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वोट है कहाँ। वोट है कहाँ? हाँ, तो वोट का जो खाता है जी, पैसा तो हमारे पास उतना ही है जी, लेकिन कौन सी बैंक में जा रहा है ये तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस बैंक में से खींच करके इधर की बैंक में लाना है, इस बैंक में उतर जाए, तो वो ग्राहकों के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात। कि इस पैसे को कौन सी बैंक में तो उसे रखा है कहाँ पे मेरा सिक्योर है, हाँ। पैसा उधर ले जाएगा वो जी। तो वोट तो वही है। तो अब मतलब जो है इससे ऊब गए, इस चीज से ऊब गए। मतलब जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उसमें क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जी, दलितों के ऊपर बहुत तेजी से अत्याचार बढ़ रहे हैं जी, ओबीसी के ऊपर बहुत तेजी से अत्याचार बढ़ रहे हैं जी, बेरोजगारी बहुत तेजी से मतलब बढ़ रही है। तो और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके घरों पे भी बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, उनको मतलब काफी वो दुखी, लिंचिंग भी हो रही है। अब तो दलितों की लिंचिंग हो रही है जैसे मुसलमानों की होती है। तो ये रोज मतलब घटनाएं हो रही हैं। उससे ये तो निश्चित हो रहा है कि बीएसपी या समाजवादी पार्टी में से ही किसी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। अब बीजेपी की सरकार तो नहीं बननी 2027 में जी। ये तो मतलब जनता के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुका है जी। अब सवाल ये है कि समाजवादी को लोग बनाना चाहते हैं जी, या मतलब जो है बीएसपी के बनाना चाहते हैं जी, क्योंकि समाजवादी की सरकार बन रही है जी, क्योंकि 2024 के आंकड़े जो हैं, डेटा अगर आप उठा के देख लो 2024 का जी, लोकसभा का जी, तो सबसे ज्यादा सीटें किसकी जीती हैं? समाजवादी की जीती हैं। उसके बाद में बीजेपी की जीती हैं और मतलब उसकी तो एक भी नहीं जीती बीएसपी की। तो सवाल ये कह रहे हैं कि जिसकी एक भी नहीं जीती है वो कैसे आ जाएगी साहब सत्ता में? लेकिन उसके पास में वोट जो है उसका वोट अभी इनटेक है जी। मुसलमानों के ऊपर सारा दारोमदार है। उत्तर प्रदेश अगर मुसलमान 20% मुसलमान उधर से हट जाता है जी
वो जान रहे हैं कि मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं कर रहे वो जी। और उनका जो रुझान है, पीडीए का नारा है, बिल्कुल खोखला है उनका, ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल जी। तो उनका रुझान जो है एक तो शेयर देने वाली बात है जी, राजनीति में शेयर देना। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जैसे उनके नेता जेल में जा रहा है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो उनके ऊपर तो कोई बोल ही नहीं रहा करके। बिल्कुल। तो जब उनके ऊपर नहीं बोल रहा, उसकी तो उन्हें कोई चिंता नहीं है समाजवादी को, लेकिन चिंता किसकी है? रामजी लाल सुमन की। रामजी लाल सुमन को क्रिएट किया गया मुद्दा कि दलित का मुद्दा क्रिएट कराया जाए और दलित वर्सेस जो है ठाकुर खड़ा कर दिया है। तो ठाकुर जो है सजाती हैं योगी आदित्यनाथ के जी। और दलित वो है जो मतलब सरकार का भागीदार बनने वाला है, दारोमदार है जी। तो उसको मतलब हटाने के लिए उसके दलित के वोट को उसके उसी जाति का किया गया जिसकी बहन जी जिस जाति की उसी रामजी लाल सुमन है जी। तो उसको इसलिए खड़ा कर दिया उनके बराबरी पे, क्योंकि ये वोट जो है वहां से कट करके इधर शिफ्ट हो जाए जो रह गया है वो जी। तो इस बात को मतलब जो है ये जो वोटर है बहन जी का वो कैडराइज भी है, जागरूक भी है, वो जल्दी शिफ्ट नहीं होता है जी। तो वो समझ गया बहुत जल्दी से। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो आपको लगता है कि ऐसा रामजी लाल सुमन जैसा एक्शन नहीं किया कभी भी? बिल्कुल। इनके क्या नाम है आजम खान के घर तो नहीं गए जैसे रामजी लाल गले मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुसलमान नहीं समझ रहे इस चीज को जी। तो क्या मुसलमान ये 2027 के अंदर निर्णय ले सकता है जी कि भाई क्यों ना बहन जी को ही मतलब मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनाया? क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। हाँ। उनको बुलडोजर से मुक्ति की जरूरत है। हाँ। दलितों के लिए जो एट्रोसिटीज हो रही है, लिंचिंग हो रही है, इनसे मुक्ति की जरूरत है जी। क्या अब इसमें सवाल वोटर को ये सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव या बहन जी कौन इससे मुक्ति दिला सकते हैं? उनके शासन को याद किया जाता है और अखिलेश यादव के प्रशासन को भी याद किया जाता है। दोनों में आप कंपेयर करेंगे लोग, इसमें क्या होगा जो अपर कास्ट का वोटर है जिसमें ब्राह्मण का भी 9% वोट है, उसको बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो देखेगा अगर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है तो वो बहन जी के साथ निश्चित रूप से शिफ्ट होगा जी। मतलब ये इस आधार पे मैंने बोला कि भाई बीएसपी की सरकार 2027 में बन सकती जी। एक बड़ा सिंपल सा सवाल रहेगा आपने, बीएसपी की ऐसी कौन सी गैर राजनीतिक जड़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जिनको टच करते ही वो बीएसपी और ज़्यादा ताकत में आ जाती है? जी बहुत अच्छा सवाल है जी। और निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट जी। बिना गैर राजनीतिक जड़ों के जी हम राजनीतिक फल प्राप्त नहीं कर सकते जी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपनी फोर्स बनाई पॉलिटिकल फोर्स, उससे पहले उनकी बहस की हितकारिणी सभा थी, महार परिषद थी, उन्होंने मतलब जो है क्या नाम है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, मजदूरों का एक अलग संगठन था जी। तो वो मतलब उसको करते गए, साथ ही साथ उनके पेपर भी चलते थे, जनता है, समता है, बहिष्कृत भारत है और प्रबुद्ध भारत है, ये पेपर भी उनके चलते थे। मीडिया भी जरूरी होता है और गैर राजनीतिक जड़ें भी जरूरी होती है समाज के अंदर अपनी बात को पहुंचाने के लिए जी। तो वो लगातार उन्होंने कहा, तो उन्होंने बीआरसी बनाई जी। बीआरसी का मतलब था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जी। तो बीआरसी को काशीराम जी ने आधार बनाया जी। बीआरसी का ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है जी। उनकी जो किताब है मान्यवर काशीराम जी की चमचा एज जी, उस किताब में बाकायदा उसका जिक्र किया हुआ है जी बीआरसी का। तो बीआरसी क्या काम करती है जी? जो आपने नॉन पॉलिटिकल रूट की बात करी जी। बीआरसी का मतलब है कि बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का कि जो बुद्धिस्ट में जैसे आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन बोला अशोक के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के जब हम बात करते हैं तो वहाँ बुद्धिस्ट की बात होती है। किस तरह से उसने अपने बच्चों को भी राजकाज से हटा करके उसने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा जी। और आज जो जिंदा है बुद्धिज्म वो विदेशों में जिंदा है, भारत से लुप्त हो गया। बिल्कुल। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे जो सिंबल ऑफ द नॉलेज के प्रश्न आएगा तो उसके लिए जो है बीआरसी का सपना, बीआरसी का सपना मतलब सम्राट अशोक का सपने का भारत। तो काशीराम जी से इंटरव्यू में कई बार पूछा पत्रकारों ने कैसा भारत चाहते हैं, कह रहे अशोक का भारत चाहता हूँ, अशोक के सपनों का भारत चाहता हूँ जी। जो बाबा साहब की बहुत बड़ी उम्मीद थी। तो उसके लिए उन्होंने फिर प्रयास किया कि सत्ता जो मिलती है राजा के लिए नहीं मिलती, इस समय सत्ता राजनीतिक पार्टी के लिए मिलेगी।
और राजनीतिक पार्टी जितनी ताकतवर होगी, जितना वोट का मालिक होगा, वो सत्ता का मालिक हो जाएगा। तो उन्होंने फोकस जो किया संगठन पे किया, और संगठन कहीं अपने दिमाग में नहीं था उनके, वो उनके गुरु ने बताया, बाबा साहब ने, कि संगठित हो। संगठित होने का मतलब है जातियों को जमात में बदलना, हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास। जो कास्टों को क्लास में बदल लेगा वो देश का शासक बन जाएगा। अब ये क्या करते हैं बीजेपी वाले, जो हिंदू की बनी बनाई जातियां हैं उनको मतलब जो है हिंदुत्व के नाम पे, ब्राह्मण के नेतृत्व में जो छोटी जातियां हैं हिंदू की राम के नाम पे, उनको इकट्ठा करते हैं और उससे मतलब लेते हैं। उनके पास में कौन था? अब सवाल उन्होंने काशीराम जी ने कहा, तुम कितने हिंदू वाले हो, तुम्हारे राम राम कहने वाले तुम्हारे पास कितने लोग हैं? बिल्कुल, तुम्हारे पास तो 15% लोग हैं, और मेरे पास राम राम कहने वाले लोग जो है 85% है। तो बहुजन समाज में हिंदू ज्यादा है उसमें, बहुजन समाज में जिनको हिंदू बोलते हैं तथाकथित, वही तो है बहुजन समाज में। बिल्कुल। तो जो बुद्धिज्म से ही निकला है हिंदू, जो मूर्ति पहली बनी भारत में वो राम की मूर्ति नहीं बनी जी। ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिलिंद के समय में पहली मूर्ति जो बनी भगवान बुद्ध की बनी थी। अशोक के समय में तो मूर्ति कोई थी नहीं जी। वो स्तूप बनाया करते थे जी। अशोक के समय तक बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी। जो महायान शाखा है उन्होंने पहली बुद्ध की मूर्ति बनाई जी। और वो मिलिंद के समय में बनी, जो मथुरा शैली की मूर्तियां। तो यहाँ से मूर्ति चोरी, और यहाँ से मूर्ति चोरी होकर के फिर मतलब उसको हिंदू धर्म बना दिया जी। ये कोई नया हिंदू धर्म नहीं है, आया उसकी जड़ कहाँ पर है? सनातन। ये बुद्ध में ही तो सनातन है जी। तो वहां से आया है जी। इस चीज को धीरे धीरे करके लोग सीख रहे हैं। तो नेतृत्व किसके हाथ में आना चाहिए जी? कौन से गुरु के हाथ में आना चाहिए? पुराने गुरु के हाथ में आना चाहिए कि नए गुरु के हाथ में आइए? ब्राह्मण जो नए गुरु हैं हाँ। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं हाँ। ये पुराने गुरु हैं हाँ। जो पुराने गुरु थे हाँ। आज उनको अछूतों के रूप में देखा जाता है जी। जो नए गुरु हैं उनको ब्राह्मणों के रूप में देखा जाता है जी। तो जो पुराने गुरु हैं उनको दलित बोला जाता है जी। और जो नए गुरु हैं उनको दरिद्र बोला जाता है जी। ये दरिद्र नारायण है, ब्राह्मण को दरिद्र नारायण बोला जाता है, और पुराने गुरुओं को जो बुद्धिस्ट थे उनको दलित नारायण बोला जाता है जी। एक दलित नारायण है हाँ। एक मतलब जो दरिद्र नारायण है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि जो भविष्य की राजनीति है या भविष्य की जो राजनीति होने वाली है वो किन मुद्दों पे हो रही है? जिस तरीके से आप राम की बात कर रहे हैं, कभी काशीराम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो जो भविष्य की राजनीति है वो किन मुद्दों पर होने वाली है? बुद्ध पे, हिंदू मुस्लिम पे, बहुजनों पे, क्या आधार रहेगा भविष्य की राजनीति का? देखिए, जाति से जमात में बदलने का जो प्रोसेस है इसी को राजनीति बोलते हैं जी। लोकतंत्र में जी। लोकतंत्र में सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास ज्यादा वोट होता है जी। और ज्यादा वोट कैसे आएगा उसके लिए फॉर्मूले बनाते हैं, उसके लिए तो गणित लगाते हैं जी। एक केमिस्ट्री लगाते हैं जी। अभी आपने देखा होगा कि जो मंडल कमीशन जब आया जी तो जातियों का उबाल आया जी। और भारत की जो जमी जमाई राजनीतिक पार्टियां थी वो उखड़ गई। कांग्रेस कब से खत्म हुई है? 90 से ही खत्म हुआ शुरू हुई है। और बीएसपी कब से वजूद में आई है? तभी से 89 से आई है। अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये क्यों आई? चूंकि कास्टों का जो जिनको दबाया जाता था, शोषण किया जाता, जातियों का शोषण किया जाता था, वो जातियां मतलब राजनीति की तरफ बढ़ने लगी जी। वो अपना इकट्ठ बनाने लगी जी। जमात की तरफ कन्वर्ट होने लगी जी। और कई स्टेट में सत्ता मतलब उनके पास आज भी है जी। और भारत की सत्ता अगर आती है जी तो भारत में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ओबीसी की है ना दलितों की है, जो केंद्र की सत्ता प्राप्त कर ले जी। अगर केंद्र की सत्ता कोई बहुजन पार्टी की ऐसी है जो सत्ता प्राप्त कर सकती है, केंद्र बिंदु बन सकती है, सारी पार्टियों को इकट्ठा कर सकती है जी। सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि वो तीसरे नंबर की भारत की राष्ट्रीय पार्टी है जी। तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण वो छोटी छोटी जो पार्टी हैं, चाहे शूद्रों की हों, दलितों की हों या ओबीसी की हों, ये सारी निश्चित रूप से मतलब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ही मतलब इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि जब उनको राजनीति मतलब खड़ी होगी, ये जिस तरह से ध्रुवीकरण जो होगा तो इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए वो नए नए मुद्दे मतलब तलाशते हैं कि इस ध्रुवीकरण को रोका जाए और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से पहले स्टेट में रोका जाए। अगर मान लो उत्तर प्रदेश में बार बार यही बोलते हैं कि सत्ता जो है लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाती है जी। यानी जिसका उत्तर प्रदेश में शासन होता है जी। अगली बार उसका जो है केंद्र में सत्ता अपने आप आ जाती है जी। आपने देखा होगा मोदी जी जो है गुजरात में थे जी। गुजरात को छोड़ करके उनने देखा कि उत्तर प्रदेश से सत्ता जाती है तो उनको बनारस चुनना पड़ा जी। और बनारस को उन्होंने अपने कार्यस्थली बनाया जी। और फिर यहाँ से मतलब दिल्ली तक आए जी। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो जाति का गढ़ है जातियों का जी।
और जहाँ से जाति की राजनीति मतलब सक्रिय है वो बिहार में है जी, और उत्तर प्रदेश में है जी। तो बिहार का इलेक्शन 25 में होना है जी, उत्तर प्रदेश का 27 में होना है जी। और अगर ये हाथ से गए तो सत्ता आगे वाली गई हाथ से, बिल्कुल। तो ये इसमें ये है कि जो वोट तो मोदी जी ओबीसी का लेते हैं और ओबीसी खुद भी मतलब बन गए हैं जी, लेकिन जाति की जनगणना की यहां बात आती है वो नहीं कराते। और जबकि बहन जी बार बार कहती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अखिलेश भी कहते हैं होनी चाहिए जी। अब राहुल गांधी जिन्होंने जाति जनगणना हमेशा से रोकती आई है उनकी पार्टी जी, नेहरू के समय से, वो भी बोल रही वो अब इसको मुद्दा बना रहे हैं कि ये होनी चाहिए चूंकि उनके लिए भी वोट चाहिए दलितों का, हाँ, उनको ओबीसी का भी वोट चाहिए। हाँ, अब मोदी ने देखा कि भाई अब तो हम लग रहे हैं, हाँ, आपने देखा होगा जब जब तगड़ी सरकारें बनी हैं हाँ, तो ओबीसी को नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अब जब जब लगड़ी बनी है जी, तब तक ओबीसी को फायदा हुआ। देवगौड़ा की सरकार बनी जी, तो उस समय जाति जनगणना की पास हो गया था मुद्दा, लेकिन बाद में वाजपेयी ने डाउन कर दिया। जी। जब मतलब इनकी जनता दल की सरकार बनी मंडल कमीशन बिठा, जब दोबारा से बीपी सिंह की सरकार बनी मंडल कमीशन लागू हुआ, तो जब जब मतलब लंगड़ी सरकार बनी है तब तक ओबीसी को और दलितों को फायदा हुआ है। बाबा साहब को मतलब भारत रत्न मिला जी, बुद्धिस्ट को शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में डाला गया जी। तो ये जो चीजें जो परिवर्तन हुए हैं जी, वो मतलब जो है जब हुए हैं जब जातियों की राजनीति को धर्म की राजनीति से हटके मतलब महत्व दिया गया है जी। तो मोदी जी खुद धर्म की राजनीति से हट रहे हैं जी, क्योंकि उन्होंने अभी कल की तो बात है, कल कितना था 30 अप्रैल जी, 30 अप्रैल तो कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है। बिल्कुल 30 अप्रैल जो अम्बेडकर मंथ है उसका लास्ट डे है और उसको अम्बेडकर का लास्ट डे को मतलब ने चुना, जाति जनगणना कराने का फैसला लिया। इतने दिनों से जो पेंडिंग था, कब से पेंडिंग है, 1921 में होनी चाहिए थी, जो 2021 में जी 2021 से चलते चलते उन्होंने मतलब 19 का शासन कर लिया जी। अब इसमें मतलब उनको अब देख रहे हैं कि भाई अब तो हम लग रहे हैं, इधर इनका सपोर्ट है जिन्होंने खुद जाति जनगणना करा चुके हैं नीतीश कुमार जी। दूसरा आप जानते ही हैं वो किसके वोट से चलते हैं, चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल वो मुसलमानों के वोट से दलितों के वोट से जीतते हैं बिल्कुल। तो अगर वो अभी भी खुद ओबीसी के हैं वो तो वो नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि वो सपोर्ट वापस ले लें बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे समय में उन्होंने 30 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर को टारगेट बनाने के लिए जो अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ जी, जो आपने सवाल किया था कि अब किस पर राजनीति होगी भाभी, मुख्य सवाल आपका ये था। तो उन्होंने इसको समझना बहुत जरूरी है जी कि अम्बेडकर के दिवस को, अम्बेडकर के मंथ को चुना जी। ये सीधा सीधा ये संकेत देता है कि अगली आने वाली जो राजनीति है वो अम्बेडकर पे होगी और बुद्ध पे होगी जी। अभी मतलब जो है अमित शाह ने अभी तो बोला है, उनके ऊपर एक जोक में ही बोला था, भगवान बुद्ध के ऊपर एक कहानी सुना करके अभी वायरल हो रहा है उनका वीडियो बहुत ज्यादा जी। अगला जो निशाना है उनका बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल, तो एक तीर से दो निशाने होंगे। इधर मतलब जो ओबीसी का वोट कहीं भटकने जाए जी। अब राम के नाम पे मतलब जो जितना शोषण होना था, राम का दूध निकालना था उतना निकाल लिया जी। अब उनने कहा दूध रहा ही नहीं है, बिसक की भैंस जी। अब उनने कहा कि दूसरी पकड़ो। अब उन्होंने देखा कि अब की बार आपने एक नई चीज देखी होगी जी कि जहां जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा स्टेट में सरकार है जी और बीजेपी केंद्र में सरकार है जी, उसने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जो है खाली मतलब ऐसी नहीं मनाई जाएगी जैसे मनाई जाती है, हर सरकारी कार्यालय में मनाई जाएगी जी और 15 दिन मनाई जाएगी, दिल्ली में 7 दिन मनाई जाएगी जी और केंद्र के ऑफिसों को भी मतलब आदेश दे दिया गया जी। तो इस तरीके से मतलब ये जो किया गया है जी, क्या इसके पीछे आपको राजनीति नजर नहीं आती? बिल्कुल, उन्होंने भविष्य की राजनीति नजर आ रही है कि भविष्य की राजनीति अम्बेडकर पर होनी है। तो इस बार सारे जगह एट्रोसिटीज भी हुई हैं, कहीं अम्बेडकर जयंती निकाल रहे हैं तो जलेसर में उसको गोली मार दी, मूर्ति तोड़ दी लगातार। अब ऐसा बीपी सिंह के समय में हुआ था जी, बीपी सिंह के समय में अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई थी तो काशीराम जी ने पूरे देश भर में यात्रा निकाली थी जी। इस वैसा समय आज आ गया है। आज बहुजन समाज को जागरूक होकर के जैसे काशीराम जी निकले थे ना, उस तरह से आज मतलब इसके ऊपर निकलना चाहिए जी। ये गोल्डन अवसर है जी। और मैं समझता हूँ अगर ये बहन जी ने कर लिया जी, इस तरह से एक आंदोलन चला दिया पूरे देश भर में जी इसको लेकर के जी, तो मैं समझता हूँ जैसे काशीराम जी ने बीपी सिंह के बाद में सत्ता को बहुजन समाज के पार्टी की तरफ केंद्रित कर लिया था जी, उस समय से तो अब इस समय बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर है जी। निश्चित रूप से
जी। आज 27 में ही नहीं, सोशल मीडिया का समय भी है। हाँ 27 में ही नहीं, हाँ अगले आने वाले जो इलेक्शन है, हाँ। महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, हाँ। जाति जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा जी। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी जैसे एक इशू और पड़ा हुआ है जिस पर कोई नहीं बोलता, जी। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को आरक्षण मिलता है। जैसे आपने इस बात को टच किया तो मैं उसी पे एक सवाल रखूंगा, अगर बहन जी इस तरीके का काम कर देती हैं तो क्या लगता है कि वो पीएम भी बन पाएंगी इस तरीके का काम करके, क्योंकि ताकत में आ जाएंगी तब तो सीएम तो है ही हैं। निश्चित रूप से जी। देखिए जितने भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जी, वो किसकी पार्टी का बातें करते हैं, मुद्दों की तो बात करते हैं। तो मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? जी। सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का इशू है जी, जो दलित का इशू है जी, मुसलमानों का इशू है जी, जिनकी पिटाई हो रही है इस समय जी, लुटे पिटे सब भाई भाई हैं। जी। काशीराम जी ने यही तो कहा था, बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मूला क्या था? लेट ऑल को सफर कम टुगेदर। जी। जो लुटे पिटे जितने भी हैं वो सब एक जगह, जो जातियों के नाम पे जिनको प्रताड़ित किया गया है, जी, सबको एक झंडे के नीचे आना है। हाँ। एक नेता के नीचे आना हाँ। है। तो अब एक नेता एक झंडे का मतलब क्या है? जी। सबसे बड़ा झंडा किसका है? पार्टियां तो बहुत हैं दलितों की, हाँ। और बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां हैं, BSP ओबीसी की, नंबर 1, लेकिन सबसे बड़ा झंडा किसका है? जी, बीएसपी का। जी। सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह किसका है? हाथी। बीएसपी का। और सबसे बड़ा झंडा भी बीएसपी का, जी, और सबसे बड़ा लीडर भी। जी। तो जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, हाँ, ऐसा तो कोई चेहरा है नहीं। हाँ, बिल्कुल। और इतना सशक्त चेहरा जिसने बहुजन समाज की संस्कृति को धरातल पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाया है, सांस्कृतिक रूप से भी उनका योगदान है और विकास के रूप में भी उनका योगदान है, प्रशासन के रूप में भी उनका योगदान है जी। तो ऐसा नेता तो ढूंढना पड़ेगा ना कोई ना कोई। बिल्कुल। अब देखिए बने बनाए नेता कितने थे बीजेपी में, जी, बहुत सारे नेता थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ पाया प्रधानमंत्री के लिए। ठीक बात है। लेकिन उनको सशक्त नेता ढूंढना था। हिंदुत्व का चेहरा सबसे अच्छा सशक्त कौन है? मोदी को चुना। मोदी को चुना। जी। अब जब चुनेंगे यही लोग जो बहन जी का विरोध करते हैं, तो मजबूरी में वो कहेंगे भाई बहन जी से बढ़िया नेता कोई नहीं है, मतलब बहन जी को ही बनाओ। खुद बनवाएंगे सारे, खुद बनवाएंगे, यही बनवाएंगे जो विरोध करते हैं, यही बनवाएंगे। इसलिए ये समय नजदीक आ रहा है जी। और ये मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना हो रही है, हाँ। इसका सबसे ज्यादा लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, पर उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जी। काशीराम जी को याद करना पड़ेगा। जी। किस तरीके काम की बात कर रहे हैं? एक रिसर्च की टीम बनानी पड़ेगी। जी। इस पर बाकायदा शोध होना चाहिए जी कि कैसे मतलब सत्ता में हम आ सकते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि पिपल साहब ने इसके ऊपर शोध भी करा है जातीय जनगणना के ऊपर, और आप इस किताब को मैंने आपको शुरू में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है बीच में आप ज्वाइन हुए तो आगे जाके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जातीय जनगणना की कहाँ पर कितनी जाति हैं, किस तरीके से जातियाँ काम करती हैं, वो पूरा चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है और ये बहुत मेहनत से बना हुआ है। मतलब आप समझिए कि ये पूरा रिसर्च वर्क है और रिसर्च वर्क जो पिपल साहब का है वो बहुत सटीक है, आंकड़े बहुत सटीक होते हैं क्योंकि वो लेखन कार्य उनका बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार तो अज्ञातवास पे चले जाते हैं, जब हम पूछते हैं कि भाई आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, फिर बताते हैं कि भाई मैं वहाँ गया हुआ था और वहाँ पे लेखन कार्य कर रहा था, तब जाके बात हो पाती है। सर एक बड़ा सीधा सा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आकाश आनंद जी जाते हैं आते हैं और बार बार जब भी गए हैं फिर आए हैं और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त आकाश आनंद जी की पुनः वापसी हुई है और बहन जी खुद उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं, कांग्रेस बीजेपी तमाम उनको लोग आलोचनाएं कर रहे थे या बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों पर या ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे थे, और बहन जी ने खुद आके आकाश आनंद के लिए कहा है कि आकाश आनंद को मजबूत करिए, तो क्या 2027 के अंदर आकाश आनंद अपनी कसौटियों पे खड़े उतर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस समय समाज की जरूरत है जी, और जो संगठन है बीएसपी के नाम पर जी, उसकी भी जरूरत है जी, और जो हमारा सशक्त नेतृत्व है बहन जी के रूप में उनको भी जरूरत है। किसकी जरूरत है? हर जाति की बहुजन समाज में जो है जी, क्योंकि जातियों के ही संगठन को बीएसपी बोलते हैं। जी, जो जातियां तमाम जातियां हैं छोटी बड़ी उनको मिला देते हैं संगठन को, तो उसका नाम बीएसपी है, बहुजन समाज, सशक्त समाज। जी। उनका जो लीडर है, जैसे समाज जितना मजबूत होगा तो उसको लीडर को उसी अनुपात में मतलब मजबूती स्वतः मिलती है। जी। तो उसके लिए नेतृत्व सपोर्ट भी चाहिए, नेतृत्व के लिए पार्टी के अंदर भी चाहिए, पार्टी के बाहर भी चाहिए। जी। पार्टी के बाहर हजारों लाखों की संख्या में जी बहन जी के समर्थक हैं जी, जो अवैतनिक रूप से काम करते हैं जी, न कहीं से वेतन पाते हैं, बिल्कुल, न कहीं से मतलब रिकॉग्निशन पाते हैं, जी, कोई उनको जानता भी नहीं है। जी,
अपने दीवाने हैं, मतलब काम कर रहे हैं, काम कर हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं? हाँ। कि साहब बाबा साहब ने कहा था हाँ। कि कारवां को पीछे मत होने देना। बाबा साहब ने एक बात और कही थी अपनी स्पीच नंबर 113 में, कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। संगठन का सिद्धांत है जी। संगठन का सिद्धांत ये है जी। ये आरएसएस का सिद्धांत है जी। एकात्मक मानववाद। जी। इसका मतलब क्या होता है? संगठन है जी। जैसे मान लो ये मानव एक शरीर है, बिल्कुल। शरीर में मतलब जो आपके अंग हैं, जी। आपके अंग हाथ हैं, जी। हाथ किसका रिप्रेजेंट करते हैं? क्षत्रिय का करते हैं, बिल्कुल। शूद्रों कर रहे हैं, हाँ। वैश्य का कर रहे हैं जी। और ये जो है ब्राह्मण का कर रहा है। हाँ। तो इसको सब पूरे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाँ। माइंड कर रहा है, माइंड कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा है। जी। तो ये क्या है? माइंड नेता है। तो इसके नेतृत्व में सभी मतलब नीचे से ऊपर तक की सभी जातियां इसके आदेश को मानती हैं। सोशल ऑर्डर मतलब इसका चले। ये एकात्म मानववाद आरएसएस है, मतलब ब्राह्मण के नेतृत्व में हिंदुओं का इकट्ठा होना। जी। बहुजन समाज का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा? बीएसपी का जो प्रमुख लीडर है जी। उसके नेतृत्व में बहुजन समाज की 6743 जातियों का संगठन जी होना। ये मतलब जो है एक नेता और एक झंडा और एक मतलब जो है अनुशासन, तो उसके अंडर मतलब जो है उनको रहना है जी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एक तरफ लड़ाई जो चल रही है इसमें जो जब 85% अपने घर में आ जाएगा जी तो उनके पास में ये 46-47 ही तो अब तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। इतनी मेहनत करने के बाद में 1921 से लगते लगते अभी मतलब 40 भी क्रॉस नहीं किया उन्होंने जी। 30 क्रॉस किए हैं और एक्चुअली बोट जो मिल रहा है उनका वो 20 है, ऊपर वाला फ्लोटिंग बोट है जी। तो 20 से भी क्रॉस नहीं करे। बिल्कुल। और हम तो 20 से ऊपर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। अब हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना, हमें सिर्फ उसको विचारधारा को मैनेज प्रचारित करना है। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जी। सोशल मीडिया फ्री में प्रचार कर रहा है। ठीक बात है। हाँ, वो देखता है कि मुझे कोई दे ना दे, दे उसका ही भला ना दे उसका ही भला, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है। तो असली जो मिशनरी हैं हाँ। वो तो सोशल मीडिया के लोग हैं। हाँ। और इतना प्रचार किया है उन्होंने। हाँ। बहन जी के इतने मतलब बुरे दिन कभी नहीं आ सकते जितने अभी आए हुए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी बहन जी को जो सशक्त लीडर के रूप में अभी दिखाने बनाया हुआ है जी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जी। इसका श्रेय जो है हाँ। बहन जी को जाता है जी। और सोशल मीडिया को जाता है जी। बहन जी को ये भी काम करना चाहिए जी। ये जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं जिस दिन इनको अपने घर पर बुला करके दावत दे देंगी और इनको जिस दिन पुरस्कृत कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, कुछ भी नहीं दें, हाँ, उस दिन आप देखना हाँ। जय जयकार हो जाएंगे बहन जी के। हाँ। और इनके जो फेयानाई बुलाती है इनसे कुछ नहीं होना। हाँ। इनसे नहीं होना। जो अपना है उसको अपना बनाओ ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये भी संदेश है आपके इसके माध्यम से जी कि बहन जी को ये काम भी बहुत जल्दी करना चाहिए और मैं समझता हूँ करेंगी वो। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो अगले दिन हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि बहुत क्योंकि मैंने 16 तारीख को बोला था जी, 17 को बहन जी ने कॉन्फ्रेंस करी जी और सब कैडर के लोगों को उनके लिए फिर से रीस्टार्ट कर दिया, उनको आह्वान किया, भाईचारा कमेटियां बनाना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है जी। लोग कहते थे, एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ जी इसमें क्या नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया में जी, भास्कर राव थे जी, संपादक उसके जी। 3 महीने में हमने उनको टाइम दिया। हाँ। बाम सेब के ऊपर सवाल था जी। मैंने कहा भी मेरा नाम नहीं छापना, मैं दे दूंगा। हाँ। तो मैंने डॉक्टर एस कुमार उनका हॉस्पिटल है इंडो गल्फ, उसमें बुलाया जी भास्कर राव को। मेरे बाम सेब के लोग थे, उनको बिठाया, मैंने बोलना कोई मत, मैं ही बोलूंगा। हाँ। दूसरे दिन उस छपा मेन मतलब हेडलाइन जी, गार्जियन और बीएसपी, बाम सेब गार्जियन और बीएसपी, इसके नाम से हेडिंग था जी। उसमें उसने दूसरे दिन फोन किया जी, वो कहता सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कि क्या मुबारकबाद, क्या बात होगी? कि वो तो छप गया, मैंने वो तो देख लिया मैंने। बल्कि मुबारकबाद इस बात का है कि हमने 3 लोगों से इंटरव्यू लिया इसमें जी। नंबर 1 बहन जी से जी, हिमायू रोड पे जी। नंबर 2 उनका जो अम्बट राजन था जी, उनसे लिया। तीनों अलग अलग उसके सेक्टर के लोग हैं जी। और तीसरा केसी पिप्पल से जी। मतलब देश का सबसे महत्वपूर्ण बाम सेब का इंटरव्यू जी 3 लोगों से लिया जी। नंबर 1 बहन जी जी, नंबर 2 अम्बट राजन, नंबर 3 केसी पिप्पल, और अलग अलग जगह पे लिया जी। लेकिन सवाल जो किया, क्वेश्चन आर जो बनाए थे जी, वो एक ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे जी। और तीनों ने मतलब अलग अलग, किसी ने आपस में आपने बात तो नहीं की थी, मैंने की नहीं, लेकिन तीनों का जवाब एक ही था, सिमिलर थे। हाँ। हाँ। तो बोले ये कैसे हुआ? हाँ।
मैंने कि स्कूल ऑफ थॉट की बात है। कह रहे ये क्या होता है? मैंने कि हम एक ही स्कूल के सब पढ़े हुए हैं। प्रिंसिपल एक ही है हमारा। ये एकात्म मानवतावाद है, जैसा ये होता है ना संगठन, तो अनुशासन है जी। पिपल साहब, आपके से तो बड़े मीठे मीठे सवाल थे, लेकिन एक तीखा सवाल मैं आपसे जरूर रखना चाहूंगा कि बहन जी के ऊपर वो कौन से लोग हैं जो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि बहन जी टिकटों को बेचने का काम करती हैं, बहन जी बीजेपी की बी टीम बन गई हैं, बहन जी में वो ताकत नहीं रही है, बहन जी में वो जोश नहीं रहा। ये कौन से लोग हैं, कौन से मीडिया है, कौन से ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरीके की बात को लगातार दिखाते रहते हैं? क्या वाकई में बहन जी का जोश कम हो गया है, या वाकई में बहन जी बीजेपी की बी टीम है? ये जो बहन जी के ऊपर जो आरोप लगते रखते हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया उत्तर जो आपको माननीय काशीराम जी की किताब है चमचाइजम मिल जाएगा जी। एक बात और बोली उन्होंने, हमने कमेटी कैडर में सिखाया, चमचों के बारे में खूब बोलो जी, लेकिन चमचे का नाम मत लो। अच्छा, हाँ, चमचे के बारे में खूब बोलो, चमचे का नाम मत लो जी, जो चमचे की वैल्यू बढ़ जाएगी। उनको प्रोफेसर बोल सकते हैं, डॉक्टर ना, कुछ भी मत बोल सकते, कुछ भी नहीं बोलना। वो जो लोग हैं वो जनता का काम है, वो जीरो हो जाएंगे। शून्य अगर करना है, क्योंकि चमचा अपने आप नहीं चलता है। रसोई का चमचा जो होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, जब उससे काम निकल जाता है तो झाड़ पहुंच करके उसके लिए रख देते हैं, दोबारा इस्तेमाल। तो उसके लिए उसकी क्या वैल्यू बनानी भाई? जब मुलायम सिंह यादव से समझौता हुआ 1993 पर वो कौन से लोग हैं? 93 में जी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ, तो कह रहे कर लो। मुलायम सिंह कह रहे मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, कि हाँ बना दो। पर कि मैं बना नहीं सकता, बाद में दे दिया। कैसे? कि तुम्हारा नेता जो है वो तो बीपी सिंह है, बीपी सिंह है, और वो मतलब राजा का बेटा है, वो तुम्हें नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री। देवीलाल को नहीं बनने दिया, देवीलाल को हटा करके वो बन गया। भाई अभी भी तो रूल राजाओं को ही चल रहा है, छोटे राजा से बड़ा हो गया और उसको कह दिया फकीर है, ये राजा नहीं है, राजा नहीं फकीर है देश की तरफ। अरे भाई फकीर है, तूने एक शूद्र को यहाँ से हटा दिया, दूसरे शूद्र को वहां से हटा दिया, और फकीर राजा के नाम पे फकीर बन के बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा तुम अपनी पार्टी बनाओ, जनता दल से अलग हो जाओ, और मुलायम सिंह के नेतृत्व में पार्टी बनाओ। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनाई अपनी, और फिर उसके बाद में हम थे साथ में नोएडा में, और उनकी पार्टी के लोग थे, शरद यादव अलग हो गए, जनता दल में थे, मुलायम सिंह अलग हो गए, अजीत सिंह अलग हुए, और मतलब जो है दूसरे देवीलाल अलग थे, चौटाला वगैरह सभी अलग हो गए, और मतलब आपके चंद्रशेखर अलग थे, बीपी सिंह अलग थे, मतलब एक ठाकुर अलग, दूसरा ठाकुर अलग, एक जाट अलग, दूसरा जाट अलग, एक यादव इधर है, एक यादव इधर, टीम दोनों अलग अलग थी। तो काशीराम जी ने कहा अब मैं तुम्हें पक्का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और पूरा प्रचार किया कि भाई हमारा अगला मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। तो गारंटी के साथ मुख्यमंत्री बनाया जी। पर उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था कि खाली ये नहीं लोग कहें, दलित लोग हमें पिटवाने के लिए बनाया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोशिश भी हुई, गेस्ट हाउस कांड हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अब हम कमजोर को मजबूत बनाएंगे। फिर उन्होंने बहन जी को बनाया। जब बहन जी को बनाया तो फिर उसके बाद में उन्होंने उनसे भी सहारा लिया, तो दूसरों से, तो उस सारे के बाद में फिर मतलब दो टीम, ए टीम और बी टीम हुई, और फिर उसकी राजनीति आपके सामने मतलब लगी हुई है। अब इस राजनीति को उन्हें लग रहा है कि अब ये डाइवर्जन हो रहा है राजनीति, और निश्चित रूप से होगा। ये जो जाति जनगणना हो रही है, इसका डाइवर्जन किधर होगा? ओबीसी की तरफ होगा, ओबीसी की राजनीति के लिए। तो अब बहुजन समाज पार्टी का गोल्डन चांस है, जो मतलब सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीएसपी की तरफ डाइवर्ट होंगे, कांग्रेस की तरफ नहीं होंगे जी, बीजेपी की तरफ जाएंगे। अब वो मुसलमानों को क्यों कांग्रेस की तरफ जोड़ रहे हैं? कुछ तथाकथित लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों को पूरे देश भर में कांग्रेस के साथ जोड़कर उसको बीएसपी से ज्यादा ताकतवर दिखाओ। बिल्कुल, लेकिन बीएसपी नेचुरल रूप से ताकतवर है, क्योंकि उसके साथ में जो जमात है ना बहुजन समाज की, उसको किसी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मुसलमान तो अपने आप ही जुड़ जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था, क्या सवाल था आपका? आकाश आनंद को लेकर था। तो आकाश आनंद को लेकर के बहन जी के ऊपर जो लगातार आरोप लगते रहते हैं, ये आरोप जो लग रहे हैं, तो कौन लोग हैं? ये लोग वही हैं जो उनको कमजोर करना चाहते हैं, और कमजोर करने वाले जो लोग बोलते हैं जी, वो उनका चेहरा दिखता है जी, उसके पीछे दिमाग दूसरा होता है। हाँ, तो हमें दिमाग पे बात करनी चाहिए, चेहरे पे नहीं जी।
पिपा साहब, देखने में आता है अधिकांश होता क्या है कि जो बीएसपी है या बहन जी की रणनीति के अंदर तमाम जो बीजेपी कांग्रेस है वो भी उनसे सीखते हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस जो मान्यवर काशीराम साहब है उनकी राजनीति से तमाम पार्टियां प्रेरित होकर इस तरीके के काम करती हैं। यूं कहें कि बहन जी जितनी भी रणनीतियां तैयार करती हैं उन रणनीतियां वो फेल कहाँ हो जाती हैं, वोट और परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण है? देखिए, ये मतलब जो है एक समय होता है राजनीति का। नहीं, जैसे भाईचारा कमेटी बनाती हैं, यूथ से बूथ बनाती हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या कौन से लोग हैं वो जो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं? सोशल मीडिया कमजोर है, क्या कारण है कि बहन जी का काम और एक्शन तो बहुत जबरदस्त है लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था पिछले चुनावों के अंदर? 2027 में तो हम देखेंगे, लेकिन अभी जो पुराने चुनाव थे उनका क्या कारण है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाए? देखिए, वो तो सीटों में एक मतलब उसके रिजल्ट की बात है जी। रिजल्ट में एक तो होती है स्ट्रेटेजी जी, और एक होता है मतलब आपका क्या नाम है, जो प्रचार प्रसार जी। तो प्रचार प्रसार मतलब जो बीएसपी का जी होता है जी, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है तो वो मतलब जो है जरूर कमजोर मतलब उसमें हुई है जी। और उसमें ऐसा शक होता है लोगों को जी कि कुछ मतलब पार्टी के अंदर घुसपैठिए हैं जी, जो अंदर से मतलब जो नीतियां हैं जी, नीतियों को मतलब बनाने में अमली जामा नहीं पहुंचा पाए, अमली जामा पहनाने में हाँ, नहीं पहना तो वो लोग जो पहले होते थे साथ में हाँ, उस तरह के लोग नहीं है जी। तो वो कहीं ना कहीं रोकते हैं हाँ। जैसे मान लो बहन जी को डरा दिया हाँ, कि आप आम जनता से मतलब मत मिलो हाँ, आपको खतरा है जान के लिए हाँ, उनको डरा दिया, तो उसमें बहन जी का दोष नहीं है हाँ, उनको डरा दिया हाँ। और दूसरा मतलब ये है कि मुकदमे का डर लगा दिया कि ये साहब इस तरह से हो जाएगा। अब भाषण जो प्रभावी भाषण होता था उसके लिए वो न पढ़ना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से मतलब वो जो धार थी भाषण में वो उससे मतलब कम तो बताया मेरे गले में भी कोई प्रॉब्लम, गले में भी उनके प्रॉब्लम है हाँ, ये भी चीज है, एज फैक्टर भी है। और लेकिन फिर भी मतलब जो है वो बाबा साहब भी पढ़ के बोलते थे, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज। विदेशों के अंदर अधिकांश जितने भी लोग होते हैं पढ़ के बोलते हैं, लेकिन फिर भी धार में तो फर्क पड़ता है, धार में फर्क पड़ जाता है। अब जैसे मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी भी मतलब उनके पास में दूसरी सुविधा है, चूंकि प्रधानमंत्री है तो वो तो अंग्रेजी हिंदी सब भाषाओं को उनको बोलता जाता है और वो पढ़ते जाते हैं। वो तो कभी मतलब लगता है कि ऐसे बोल रहे हैं, इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार टेलीप्रॉम्प्टर फेल भी होते हुए नजर, फेल भी होता है, पकड़े भी गए, कई बार पकड़ जाती है, पकड़े जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहन जी ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, जैसा है वैसा दिखती है जो है। तो वो, और दूसरी बात ये है कि जो ट्विटर पे ही मतलब जब इतना वो कर लेती हैं, इतनी ताकत मतलब ट्विटर ही मतलब उनको दे देता है, जिस दिन वो फील्ड में निकल जाएंगे उस दिन कितनी ताकत आएगी। आप ये देखिए, ऐसा कोई लीडर है जिसका ट्विटर पे मतलब चल जाए? सिर्फ मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को छोड़ करके ऐसा तो कोई नहीं कि उसका आदेश जो है तुरंत कर दे और तुरंत पालन हो जाए। ऐसा संगठन होना चाहिए आपका बूथ लेवल पे, आपका मतलब विधानसभा लेवल पे उनका अभी भी संगठन है। मतलब ये अगर वो यहाँ पे बैठ कर दिल्ली में तो कोई आदेश एक लाइन का पारित कर देती हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कई एट्रोसिटियों पे हाँ, काशीराम जी की जयंती इस बार पूरे देश भर में कैडर ने मनाई, हर विधानसभा लेवल पे, बूथ लेवल पे मनी, और उससे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मनने जा रही है। तो ऐसे ही थोड़ी ये एक्शन लिया है, ये आप सोचे जाति जनगणना का जो एक्शन जो लिया गया है ऐसा थोड़ी लिया गया। बिल्कुल, ये बहन जी का जो काशीराम जी की जयंती का और बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंतियां मनाई गई हैं रूट लेवल पर, और जो बौद्धों का जो आंदोलन चल रहा है उसके डर की वजह से मतलब ये लिया। क्योंकि अगर बहन जी के एक्शन पे नहीं हुए तो बहन जी खुद आ गई तो सब गायब हो जाएगा। अब बहन जी अगली दावेदार हैं, अगली दावेदार हैं। और वैसे भी देखिए जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति का पिता बोला जाता है, राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु है। तो उनके पिता जो है, उनके जो गुरु थे अरस्तु के, वो कौन थे जी? तो प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे जी। और अरस्तु के समय में राजा कौन था? सिकंदर जी। सिकंदर जो आया ना, सिकंदर महान जी, वो उनके समय में ही राजा हुआ है जी। तो उसने एक चक्र बताया है, ट्रेड साइकिल ऑफ पॉलिटिक्स। उसने कहा कैसे सत्ता बदलती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत के संदर्भ में। उसने कहा कि सबसे पहले जो पुरोहित जो बहुत होशियार होता है, पुरोहित वर्ग,
भारत में ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो पुरोहित वर्ग की सत्ता सबसे पहले आती है जी। उसके बाद में उससे लोग नाराज होते हैं जी। तो जो उसके सिपाही हैं, जो उनके मतलब जो क्षत्रिय वर्ग जिसे कह सकते हैं भारत में जी, तो वो जो है फिर कब्जा कर लेता है सत्ता पर जी। उनसे जब नाराज होता है तो उसको व्यापारी वर्ग जो सबका पेट भरता है पूरे देश के लोगों का जी। तो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, फिर उनसे शिफ्ट होकर के क्षत्रियों से सत्ता जो है शूद्रों के हाथ में, वो उनके क्या नाम है व्यापारी वर्ग के हाथ में आ जाती है जी। व्यापारी वर्ग क्या करता है जी। व्यापारी वर्ग जो पैसे का भूखा होता है और उसे कुछ नहीं मतलब, वो लूटता है जी। कि सत्ता को लूटो, जितना ही फिर मौका मिला कि नहीं मिला। जी। तो जब लूटता है तो आम आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है। जी। तो आम आदमी का मतलब सर्वहारा, जो आज मई दिवस है ना, सर्वहारा दिवस। हाँ बिल्कुल। तो सर्वहारा, आम आदमी मतलब बहुजन, आम आदमी मतलब शूद्र, आम आदमी मतलब दलित, ये लोग जब मतलब जो बेरोजगार लोग जी, ये बहुत परेशान हो जाते हैं जी। तो उसको पटकनी मार देते हैं उसको व्यापारी वर्ग को, और कहते हैं आप सत्ता अपने हाथ में लो, मजदूरों के हाथ में, मजदूरों की सत्ता, मजदूरों का वोट मजदूरों के हाथ में आना चाहिए जी। तो क्रांति हो जाती है। बिल्कुल। इसी को मतलब जो है अरस्तू ने लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, अरस्तू ने लिखा है। अब देखिए आपके भारत के ऊपर क्षत्रियों की सत्ता हो ली, ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री बन लिया, बिल्कुल, व्यापारियों का बन लिया जी, किसका नंबर आएगा जी? शूद्रों का आएगा। और शूद्रों की सबसे बड़ी लीडर है, इतनी देर से डिस्कशन हो रहा है। हाँ। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो 2027 में पक्का बनवा के छोड़ेंगे। 27 में तो बनेगा, 27 का 29 की बात करो, 29 की बात। तो आप समझिए कि 27 की बात तो हो गई और 29 के अंदर भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एक बड़े प्रमुख दावेदार के साथ नजर आएंगी। सर आप लगातार कह रहे हैं कि बहन जी 2027 के अंदर मुख्यमंत्री ही नहीं, अगली बार भी मुख्यमंत्री की दावेदार प्रमुखता से होंगी, लेकिन क्या लगता है कि आप जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वह दलित और मुस्लिम के ऊपर समीकरण पे एकत्रित होती है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर 2027 के अंदर बीएसपी के साथ आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पीडीए को तो आप बता रहे हैं कि वही जुमला था, क्या कहेंगे? देखिए जो क्या नाम है राजनीति है जी, वो समय समय पर मोड़ लेती है, बदलती है। हाँ। एक समय ऐसा होता था कि जो मुस्लिम समाज था पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ होता था जी, दलित भी पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ होता था जी, और ब्राह्मण पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ होता था। बिल्कुल। कांग्रेस का मतलब था दलित और मुस्लिम गठजोड़ जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण जी, ब्राह्मण के लीडरशिप में दलित और मुसलमान का गठजोड़ ही कांग्रेस पार्टी है जी। तो ये बहुत दिनों तक चला, ये समझ में नहीं आई जी। इसमें पहला चाणक्य भारत के अंदर जो पैदा हुआ, जिसने मतलब बहुजन राजनीति को सक्रिय किया, उसका नाम जो है राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया ने पहली बार बोला पिछड़ों के बारे में। उन्हें एक किताब लिखी है, उस किताब में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जातियां हैं जो ब्राह्मण के अलावा मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जी, और उसमें राजनीतिक चेतना आ जाए उन जातियों में तो वो शासक बन सकती हैं जी। ये लोहिया ने लिखा। लोहिया ने पहले तो नारा दिया कि संसोपा की बांधो गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, एक नारा दिया। हाँ बिल्कुल। मुलायम सिंह जैसे नेता और भी मतलब बिहार में लालू प्रसाद जैसे नेता उनके साथ आए जी। तो इसलिए नहीं लाए, वो जातियों के नेता को उभार रहे थे जी, क्योंकि लोहिया जी तो मतलब एक तरह से पिछड़े बनिया थे जी। तो उन्होंने मेरे नेतृत्व में तो आएंगे नहीं लोग, लेकिन मैं इनको उभार सकता हूँ। उनको ब्राह्मण की राजनीति परास्त करनी थी लोहिया को। लोहिया गांधी जी के तो चेला थे जी, लेकिन नेहरू के विरोधी थे जी। हाँ, ये समझने की बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक बन गए बाद में जी। उन्होंने अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाते हैं इसमें, जो पिछड़ों की राजनीति में ला रहा हूँ जी, तो भारत की राजनीति में कोई टिक ही नहीं सकता जी। मतलब ब्राह्मण राजनीति फेल हो जाएगी, पूरी फेल हो जाएगी। उसका चाणक्य था जी राम मनोहर लोहिया। इस किताब में 2 लेख हैं राम मनोहर, योगेंद्र यादव का भी है, चमड़िया जी का भी है, और एक और है जी, जाति जनगणना के भी है इसमें जी। तो राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले बोला पिछड़ों के बारे में। पिछड़ा मतलब संसोपा की बांधो गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात बोला उन्होंने। पिछड़ा का मतलब था खाली पिछड़ा ओबीसी नहीं, दलित भी शामिल था। अब आपको एक बात और बता देता हूँ चलते चलते जी। जो बामसेफ बनाया गया जी, बामसेफ की फुल फॉर्म मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें 2 ही अक्षर हैं, बी और एम। बी और एम का क्या मतलब? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी जी। लेकिन लोग कहते हैं बैकवर्ड, तो जो कहता है बैकवर्ड का है ही नहीं, माइनॉरिटी कहता माइनॉरिटी का नहीं है।
और दलित तो जब नाम ही नहीं है, वो कहते दलितों का, दलित है ही नहीं वाम सेप में। ना तो बी से दलित बनता है, ना एम से दलित बनता है, ऐसे दलित बनता है। तो वाम का मतलब है BAM, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। और सेफ का मतलब है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। सेफ का मतलब C, कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। इसका मतलब है कि ऐसे इनसे जुड़े हुए कर्मचारी जो हैं बैकवर्ड में। अब बैकवर्ड में कौन कौन से हैं? बैकवर्ड में सबसे पहला बैकवर्ड जो है शेड्यूल कास्ट, पहला बैकवर्ड जी। दूसरा बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब जी, मतलब जैसे जैसे रिजर्वेशन जिनको मिला उसी क्रम में बैकवर्ड बने हैं जी। सबसे पहले रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिला जी, उसका अनुच्छेद अलग है। और उसके बाद में उसको मिला क्या नाम, ट्राइबल को, उसका अनुच्छेद अलग है। उसके बाद में OBC को बना जी, उसका मतलब अलग है अनुच्छेद। तो SC ST और OBC, यहाँ बैकवर्ड नहीं है, यहाँ पे OBC है जी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड असली कौन है? शेड्यूल कास्ट जी। और उसके बाद में ट्राइबल जो है वो सेकंड नंबर बैकवर्ड, और इनसे दोनों से बच गया है, उसका नाम रखा अदर बैकवर्ड क्लास। इन दोनों से अदर बैकवर्ड क्लास, तीनों को मिला के क्या बनता है? बैकवर्ड। तीनों को मिला के बैकवर्ड बनता है। बैकवर्ड का मतलब खाली अकेला दलित नहीं है, अकेला OBC नहीं है, और अकेला वो नहीं है क्या ट्राइबल, तीनों को मिला के बनता है B जी। और M का मतलब खाली मुस्लिम नहीं है जी, M का मतलब सिख भी है जी, M का मतलब बौद्ध भी है जी, M का मतलब ईसाई भी है जी। तो M में जितनी भी मतलब जो माइनॉरिटीज मतलब हैं जी, सबको मिला के M बनता है जी। तो दोनों B + M जी इक्वल टू बहुजन। तो बहुजन जो बना, जो वाम से जो पहले बना, जो गैर राजनीतिक जड़ें थी जी, उसी से मतलब जो है कन्वर्ट हो गए, एक मतलब शब्द आया जी, वो था बहुजन जी। और बहुजन हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है जी। इसका सबसे पहला इस्तेमाल भगवान बुद्ध ने किया जी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी। और बहुजन जो है लोकतांत्रिक शब्द है जी, क्योंकि बहुजन से बहुमती बनता है जी। जिसकी बहुत ज्यादा संख्या होती है उसको बहुजन बोलते हैं। तो ये संख्या भी मतलब 85% है जी। तो ये काशीराम जी सिद्ध कर दिया कि संख्या भी हमारी ज्यादा है जी, और जातियां भी हमारी ज्यादा हैं, जातियों में भी हम ज्यादा हैं, संख्या में भी ज्यादा है, तो वोट तो हमारा ज्यादा होगा ही बिल्कुल। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब उनमें क्यों नहीं है केमिस्ट्री, इसके बारे में बाबा साहब ने बताया कि केमिस्ट्री क्या है जी। केमिस्ट्री ये समझना पड़ेगा, 3 चीजों की केमिस्ट्री। एक तो मतलब शूद्र जातियां हैं जी, जो सबसे ज्यादा हैं शूद्रों में जातियां। दूसरी जो जातियां हैं ब्राह्मण जातियां हैं। तीसरी वैश्य जातियां हैं जो गैर बहुजन है। गैर बहुजन 3 रह गए ना जी। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में सबसे ज्यादा जातियां हैं। और उसके बाद में छत्री में उससे कम जातियां हैं लेकिन ज्यादा है। लेकिन उससे कम जो है वैश्यों में है जी, 33 की करीब है, इसमें 60 की करीब है, उसमें 98 की करीब है ब्राह्मण में। इतनी जातियां हैं इनके अंदर जी। लेकिन उन जातियों को वो जातियां नहीं बोलते जी। अपनी जातियों को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है जातियां नहीं बोलते जी। उन जातियों को वो गोत्र बोलते हैं। ये यहाँ समझने की बात है बिल्कुल। अब गोत्र में क्या केमिस्ट्री होती है? हाँ। एक गोत्र अपने गोत्र में शादी नहीं करेगा हाँ। उसको बोलते हैं कि एक ही माँ की औलाद है सब। हाँ। तो ये जाति का मतलब एक जाति के लोग जो है एक ही माँ के वंशज हैं हाँ। तो वो अपनी जाति में शादी नहीं कर सकते क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। इसलिए गोत्र को दूसरे गोत्र में करते हैं। ब्राह्मण में शादी तो करेगा हाँ। दूसरे गोत्र, लेकिन गोत्र में नहीं करेगा, यानी जाति में नहीं कर रहा, वर्ण में कर रहा। ब्राह्मण क्या है? जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। तो वर्ण में तो कर रहा है शादी लेकिन जाति में नहीं कर रहा। इससे क्या है? वर्ण की एकता बनी हुई है। रोटी बेटी का संबंधी तो होता है, तो रोटी भी साथ खाता है और बेटी भी शेयर करता है। तो ये मतलब उसकी एकजुटता का सबसे बड़ा केमिस्ट्री है, रसायन है। दूसरा मतलब क्षत्रिय भी ऐसे ही करता है, अपने गोत्र में नहीं करता शादी, दूसरे गोत्र में करता है। तो ये भी उनके भी क्षत्रिय समाज की एकजुटता बनी हुई है। अनेकों जातियां एक जमात में बनी हुई हैं वर्ण के नाम पर। ऐसे ही वैश्य के नाम पर भी अनेकों जातियां जो है एक उसके नाम पर बनी हुई हैं। लेकिन शूद्र क्या करता है? शूद्र जो है अपनी ही जाति में शादी करता है, अनुसूचित जाति में भी नहीं करेगा। अनुसूचित जाति एक वर्ग है, जमात है, उसमें बहुत सारी जातियां हैं। उन सारी जातियों में मतलब एक जाति दूसरी जाति में शादी नहीं करेगी जी। और वो सब ऊंचा नीचे मानते हैं कि जो ऊंचा है नीचा है, नहीं करेंगे शादी जी। उसमें क्या है कि उनकी अनेकता बनी रहती है। मतलब
कानूनी रूप से एक होते हुए भी जी, वो मतलब केमिस्ट्री के रूप में अलग अलग हैं। शादियां, खाना और पीना उनका अलग अलग होता है जी, और जहाँ तक शूद्र की बात है, ओबीसी की बात है, तो वो तो एक गांव में ही रहते हैं, एक कुआं में पानी नहीं पी सकते, एक जगह मतलब पांत नहीं खा सकते, जी, रोटी की बात तो अलग है, एक चारपाई भी नहीं बैठ सकते। जी, तो इतना मतलब उन्होंने दुराव कर दिया, यानी कि उसका प्रबंध पक्का कर दिया कि इकट्ठे नहीं हो। अगर मतलब ओबीसी की जातियों में उसकी शादी होने लगे और अनुसूचित जातियों की भी शादी होने लगे, ओबीसी की और उनमें आपस में, तो रोटी बेटी का रिश्ता होगा, बिल्कुल। तो उसमें जो जाति की कट्टरता है वो खत्म हो जाएगी और जमात की कट्टरता आ जाएगी। वो कहेगा कौन है बहुजन, जाति कौन है, नहीं ना मैं यादव हूँ, ना मैं मतलब जाटव हूँ, ना मैं कोरी हूँ, ना मैं कुमार हूँ, मैं तो मतलब बहुजन हूँ। और जब कब करेगा इनको याद, जब जाति का समय आएगा, वो शादी का समय आएगा, तब याद करेगा एक दूसरे को, तब याद करेगा। बाकी मतलब लड़ने के लिए एक मतलब उसमें करेंगे। तो ये इसको करने के लिए इस केमिस्ट्री को बाबा साहब ने बताया कि अब मतलब जो है हमने मतलब रेखा तो खींच दी, कानूनी रूप से संविधान में डाल दिया, लेकिन केमिस्ट्री के लिए तो खुद काम करना पड़ेगा ना। जातियों के नेताओं के लिए काम करना है, जातियों की लीडरशिप करते हैं ना, उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि जाटव में शादी कर ही नहीं सकता है, जाटव को पासी में करनी पड़ेगी, जाटव को कुमार में करनी पड़ेगी, जाटव को मतलब दूसरे ओबीसी की किसी जाति नाई में करनी पड़ेगी, धोबी में करनी पड़ेगी। तो जब जो आपस में जातियां शादी करने लगेंगी, जातियां टूट जाएंगी। जाति का विनाश होगा कैसे, ऐसे होगा। और फिर सब इनके लिए धार्मिक की बात है, तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए वो भी दे देता हूँ, रसायन पी लेना, बुद्धिज्म दे दिया। क्या इससे भी अच्छा है तो तुम जो मूर्ति विष्णु की भी चढ़ा रहे हो ना, तो विष्णु के बाप की भी चढ़ा लो, ठीक बात है। हाँ, तो उस पर मतलब चढ़ा लो, फूल चढ़ाना है फूल चढ़ा लो, वहां जाकर प्रार्थना भी कर लो। बुद्ध विहार दे देता हूँ, प्रार्थना वहां पर करना खूब जा करके। बिल्कुल। पंचशील भी देता हूँ ताकि तुम्हें बिगड़े परिवार नहीं बिगड़े, परिवार जुड़ा रहे। परिवार को जोड़ने के लिए, जातियों को जोड़ने के लिए सारे मतलब रसायन बाबा साहब ने दे दिए। बाबा साहब ने दे दिए। ये संगठन ऐसी, तो तभी तो कहा संगठित हो जी। संगठित होने का मतलब ये नहीं था कि संगठन बना लो, संगठन बना के जातियों को तोड़ के जमात में कन्वर्ट करो। और जमात में कन्वर्ट करने का तरीका जो अंतरजातीय विवाह जी, बिल्कुल। तो बहिर्विवाह करना ही पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दो, जाटव में कर ही नहीं सकता, जाटव गोत्र है जी, जात है ही नहीं, जात है ही नहीं। तो ये जो चीज है इसको हमें समझना पड़ेगा, पहली बात जी। दूसरी ये होता है, अब जो मुसलमान हैं जी, सिख है, ईसाई हैं, कहां से आए हैं? ये जो बहुजन समाज की जातियां हैं, इनमें से कन्वर्ट होकर के उन्होंने जहां शासन किया, उनसे लाभ लेने के लिए वो जो अपने कन्वर्ट होकर के उधर बन गए, मुस्लिम बन गए थे। हाँ, मुस्लिम बन गए। वो जमात तो बहुजन किया, तो इसलिए कहीं ये हम सत्ता में दोबारा से सत्ता में शासक बनने जा रहे हैं इस देश का, तो कहीं ये छूट नहीं जाए। हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन छूट नहीं जाए नाम पे, मुसलमान के धर्म के नाम पे। तो इसलिए धर्म का नाम, मंडल कमीशन ने उनको 80% जातियां ओबीसी में रखी, इनकी जो धार्मिक रूप से मुस्लिम और ईसाई हैं, उनकी 80% जातियां ओबीसी में। छोड़ा कहाँ मंडल कमीशन ने? और काशीराम जी ने भी नहीं छोड़ा। काशीराम ने बाम शेप में दूसरा दोनों रखे, बी भी रखा, एम भी रखा। छोटा मोटा केमिस्ट्री नहीं है जी, ये केमिस्ट्री है। तो उस केमिस्ट्री को कैडर के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर ये बात समझानी चाहिए। मेरा भी बुद्ध विहार में मतलब प्रोग्राम था जी, तो जो मेरी स्पीच है रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में मिलेंदर के, आप सुन लीजिए। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कह रहे यही तो मुद्दा है, गैर राजनीतिक संगठन जो है उनके सामने ये मुद्दा है, शादियां कराना, अंतरजातीय विवाह मतलब उनके विभिन्न मतलब ग्रुप में, तो समाज इकट्ठा हो जाएगा। और राजनीतिक काम जो है एमएलए एमपी बनाना और सत्ता प्राप्त करना, दोनों काम बांट लो। बुद्ध धर्म का काम है बुद्ध विहार में प्रार्थना करना, मरा हुआ उसका संस्कार करना, शादी हुई है उसका संस्कार करना, तो उनकी भी जय जयकार, सामाजिक संगठनों की जय जयकार, और राजनीतिक लोगों की जय जयकार। तो सबका भाई लड़के रहेगा आपस में। तो 27 में वापस आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, सामंजस्य करो। तो 27 में जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है, पूरा मुस्लिम तो मुश्किल लग रहा है ना जी, लेकिन एक बड़े संख्या में जिस तरीके से एट्रोसिटी हो रही है, कश्मीर का भी रहा है और तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोटर इस वक्त ध्यान देगा इन बातों के अंदर, वो तो है। और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं नजर आ रही है, और पीडीए का नारा जो देने वाले थे वो बिल्कुल भी मुस्लिमों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको, उन्होंने बहन जी का शासनकाल भी देखा है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था, दलितों के ऊपर पेशाब नहीं हुआ करता था, मूछ रखने पे नहीं मारा जाता था, पानी पीने पे छोटा सा बच्चा पानी पीता था मटके से, उसे नहीं
मारा जाता था, बारातें चढ़ती थी आराम से, और जो दलितों के मुंह में जवान डालने का काम भी करा था वो भी बहन जी ने करा था। तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम वोटर वापस आएगा 27 में? देखिए, जो मुस्लिम वोटर है, पहले भी आपने देखा होगा कि जब बीएसपी की सत्ता आई जी कई बार जी, और वोट परसेंट हमारा मतलब 22-24 के करीब रहता था जी, उसमें मुस्लिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। सबसे बड़ी बात है। लेकिन पूरा हिस्सा नहीं होता था। अगर पूरा हिस्सा हो जाता तो सत्ता में आ जाते। आधा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता था, क्योंकि कांग्रेस थी नहीं उत्तर प्रदेश में, मतलब समाप्त प्राय है। तो बाकी हिस्सा जो था वो बीएसपी को मिलता था। बीएसपी को कम मिलता था और समाजवादी को ज़्यादा मिलता था। लेकिन साथ में क्या हुआ, साथ में अपर कास्ट का जो 5% वोट है वो भी उसमें ऐड हुआ, तो सत्ता में आगे वो लोग। तो सत्ता में आने के लिए उसमें अपर कास्ट ने भी चाहा कि भाई जो गुंडागर्दी का शासन है वो ख़त्म हो और एक कानून का शासन, मतलब निश्चित रूप से जो निचले पायदान पे है, जो सबसे ज़्यादा सताया हुआ है, वो अच्छा शासन देगा जी। तो उसकी छत्र छाया में अंतिम आदमी, जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ आदमी है, वो सुखी रहेगा जी। और अगर बीच का आदमी सत्ता में आएगा, जिसके हाथ में लठिया है, तो उसमें लठ वालों का शासन फिर भी रहेगा, तो ज्यादा खुशी नहीं रहेगा। तो बहन जी में और अखिलेश में अगर वो कंपेयर करेंगे तो वो ये जरूर समझेंगे कि अंतिम पायदान जो जमात में समाज में है, उसके पास पार्टी भी मजबूत है, अनुशासन भी मजबूत है, तो अच्छा शासन दे सकता है। और वो उनमें भेदभाव भी नहीं करेगा। अपर कास्ट के लोग हैं वो भी सुखी रहेंगे, व्यापारी भी सुखी रहेगा, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो क्या नाम ओबीसी के लोग हैं, उनके ऊपर भी कोई अत्याचार नहीं। आप ये कहना चाहते हैं तमाम जाति, समुदाय और धर्म के लोग इस वक्त बसपा के साथ बसपा के तरफ फेवरेबल माहौल है। लेकिन चूंकि इस समय एक बड़ी पार्टी के रूप में इस समय बीजेपी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बीजेपी को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। सत्ता से मतलब जो है बेदखल हो जाएगी, नहीं कर सकते। बेदखल तो होगी, सत्ता में तो नहीं रहेगी, लेकिन उनको ये डर है सत्ता से बेदखल करने वालों को कहीं ऐसा तो ना हो समाजवादी पार्टी आ जाएगी। उसके लक्ष्य से डरने के लिए अपर कास्ट के लोग हैं वो बीजेपी को छोड़ेंगे, जब उसका विकल्प तलाशेंगे, समाजवादी की तरफ नहीं, बीएसपी की तरफ जाएंगे। बीएसपी की तरफ जाएंगे, ये मतलब सबसे बड़ा एक पॉइंट है जी। और जिस दिन मतलब चूंकि मुसलमान के जो वोट का निर्णय है जी, वो मुस्लिम समाज नहीं करता। वो मुल्ला और मौलवी नहीं करते, अब नहीं करते। अब एक बुद्धिजीवी वर्ग करता है। उनमें एक बुद्धिजीवी वर्ग है मुसलमानों में भी, वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। लेकिन एक डर है उनके लिए जी, उनके डर में टारगेट में जो है ये है कि कांग्रेस का आया कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं होगा, समाजवादी का आया कोई बात नहीं है, कम होगा, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और जो बीजेपी और बीएसपी आया तो बहुत ही बढ़िया। आप कहते हैं बीएसपी बहुत कमजोर हो गई है, ये एक मतलब माहौल बनाया हुआ है। तो एक सबसे पहले बीएसपी को इस माहौल से निकलना पड़ेगा, निजात दिलाना कि बीएसपी सत्ता में आ सकती है जी। मतलब थोड़ा सा भी अगर काम करती है बीएसपी तो बहुत ज्यादा मूवमेंट में लाना पड़ेगा। जैसे बहन जी ने कही कि पहलगांव पे अगर इनके साथ में कोई भेदभाव होता है मुसलमान से, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, भाईचारा कमेटी। और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी उन्होंने कहा जी, वक्फ बोर्ड पर उन्होंने बोला कि अगर इनके साथ में भेदभाव होता है तो दलितों के साथ में अगर ऐसा होगा तो उनको एक्शन करना चाहिए। उन्होंने रामजी लाल के मुद्दे पर अलग बोली और दूसरा अलीगढ़ के मुद्दे पर अलग बोली। मुद्दों पे बात अलीगढ़ के मुद्दे पर उन्होंने कहा मैं साथ खड़े हैं, उनके लोग भी गए वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बसपा में और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो वोट के लिए मतलब एकदम उत्साहित करती हैं, लेकिन बसपा जो अनुशासित पार्टी है वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेती, कानून के तरीके से और मतलब उनके जो कैडर हैं उनके माध्यम से उनको भेज करके उनकी सलाह मशवरा लेती हैं। जब जरूरत होती है मुकदमा भी डाले जाते हैं, जहाँ जरूरत होती है पैसे की तो उसका भी सपोर्ट किया जाता है जी। तो उसमें बहुत फर्क है, वैसी पार्टी बनना भी बहुत मुश्किल है जी। और दलितों की तो कभी बनी नहीं सकती इस तरह की पार्टी। मुरैना के अंदर भी 8 तारीख कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है, सड़कों पर आने वाले हैं जी। तो वो चाहते हैं कि भाई सांप भी मतलब मर जाए, बीएसपी चाहती है और लाठी भी नहीं टूटे, और उसमें मतलब प्रशासन भी यही चाहता है, क्योंकि प्रशासन में रह चुकी है बहन जी। तो अब वो कम से कम प्रशासन के कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती। अगर उनकी पार्टी का ही आदमी है, उनके घर का ही आदमी है, उनका भतीजा है, उसके लिए भी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। लोग कहते साहब जयप्रकाश को निकाल दिया, दूसरे को निकाल दिया, लेकिन जब अपने भतीजे को निकाला, अपने मतलब समझी को निकाला, तो वो कहने लगे भाई ये तो डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन का सबसे पहले है, मतलब पार्टी पहले है। तो अभी आजम खां के साथ में उनके बड़े लीडर हैं, उनके साथ में कितना यातनाएं प्रताड़नाएं हुई हैं, और उनके दूसरे जो लीडर ठीक है गुंडों के साथ में हुई है वो अलग है, माफिया लोग थे उनके साथ में। इससे मुस्लिम समाज में ये तो है कि अखिलेश खड़े नहीं हुए उनके साथ में, ये एक बड़ा मुद्दा है बिल्कुल। और बहन जी जो खड़ी नहीं हो रही, तो कम से कम उनका बोलना ही बहुत है।
बिल्कुल, उनका ट्वीट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। लोग समझते हैं बुद्धिजीवी, और मतलब सत्ता जो है एक्शन में आ जाती है उनके नाम से। हाँ। और जहाँ तक उनके डाटा की बात है, हाँ। तो डाटा तो उत्तर प्रदेश में मतलब 20% है मुसलमान का। हाँ। अगर उसका मतलब 20 नहीं 10 ही आ जाए जी, 5 ही आ जाए जी, 5 में ही बीएसपी सत्ता बन जाती है। सत्ता में बन जाएगी, सही। और अगर हमने ये टेबल जो दिया हुआ है जी, लास्ट वाला, जी, इसमें ये है कि ये डेटा कहीं मिलेगा नहीं, जाति जनगणना हो जाएगी तब तो मिल जाएगा, लेकिन पूरे देश भर का नहीं मिलेगा। हाँ। अब ये जो है हमारा जो चार्ट है हर प्रदेश का है, आपके जितने भी प्रदेश हैं 33 प्रदेश का डेटा है। पहले कॉलम में मतलब टोटल जनसंख्या दी हुई है जी, जो 2011 की शेड्यूल कास्ट की जो गिनती होती है जनगणना में जी, तो शेड्यूल कास्ट की आंध्र प्रदेश में कितनी है, असम में कितनी है, जैसे मान लो 1% है जी, आपका आंध्र प्रदेश में 16% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है। आप इसी तरह से आप आ जाओ असम में भी देखिए 7% है जी, आपका बिहार में 15.9% अब तो बढ़ गई है, नई जनगणना जाति की हुई है आपका। इसमें छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल स्टेट है जी, लेकिन 12.8 में 13% है वहाँ भी शेड्यूल कास्ट की। गोवा में भी है 1.7%, जी, 6.7% गुजरात में है, लेकिन हरियाणा में 20.2% है। तो मोटे मोटे अगर ज़्यादा देखेंगे जहाँ पे मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग सक्रिय हो सकते हैं राजनीति में, तो हरियाणा में 20 से ज़्यादा जहाँ पर है जी, तो इसका मतलब वहाँ पर सत्ता में आ सकते हैं जी, इसके नेतृत्व में सरकार। तो हरियाणा में आ सकती है जी, 20% है। तो जाटों के साथ में अगर इनका गठबंधन होता है जी, और यहाँ मुस्लिम समाज मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जातीय जनगणना अगर होती है तो ये सबसे ज्यादा राजनीतिक समीकरण बताएंगे, रामी समीकरण बदल जाएगा और बीएसपी के फेवर में ज्यादा आएगा। बिल्कुल जी, पर काम करना पड़ेगा जी। अब जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में 18% वोट पहुंच गया था बीएसपी का। जी बिल्कुल। यहाँ जनसंख्या कितनी है 25% है शेड्यूल कास्ट की। अब आप इसके बाद में 20 से ऊपर वाले में आ जाता हूँ, मध्य प्रदेश में भी 15.6 मतलब 16% है, बड़ा स्टेट है फिर भी। आपका महाराष्ट्र में अभी 11.8% है, 12 के करीब। 17% आपकी उड़ीसा में भी है ट्राइबल स्टेट होते हुए भी, यहाँ सत्ता में आ सकता है ट्राइबल के साथ गठजोड़ से, आराम से आ सकता है। इसके बाद देखिए पंजाब में 31.9% है जी, हमें दरी बिछाता रहता है सत्ताधार नहीं आया। एक बार काशीराम जी ने गठजोड़ किया बादल के साथ में, तो वहां पे मतलब सीटें जीते, 3 लोकसभा की सीटें जीती और उनका 9% से ऊपर वोट शेयर गया जी। राजस्थान में 17.8% है, एट्रोसिटी सबसे ज्यादा दलितों पर होती हैं, लेकिन यहाँ जातियों के नाम पे बहुत बटे हुए हैं लोग। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चमारों के अंदर ही बहुत सारी जातियां हैं जो आपस में शादी ब्याह नहीं करते, जातियों में जाती हैं। हाँ, जातियों में शादी ब्याह नहीं करते, और जबकि ये सत्ता में आ सकते हैं यहाँ पे 17.8%, 18% है जी। आप देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में 20% है जी। ये हमेशा मतलब जो है बैकवर्ड का ही यहाँ पर रहता है जी मुख्यमंत्री। तो बीजेपी अब इनको पकड़ रही है वहाँ पे, बिल्कुल जहाँ देख रहे हैं ना कि जहाँ पे बैकवर्ड के बाद में मतलब अनुसूचित जाति का नेतृत्व को डेवलप कर रही है बीजेपी जी, बिल्कुल। तो अब देखिए 17% आपका त्रिपुरा जैसे स्टेट में, 20% आपका उत्तर प्रदेश में 20.7 है, 21% वोट है जी। तो 21% जितना वोट इसका है उतना ही मुसलमान का है, उतने मुसलमान का। तो दोनों मिलकर कितना होते हैं 41 और 20 कितने हो गए, पूरे देश में सरकार बना सकते हैं। 41% हो गए। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में मतलब जो है जब लोकसभा के एमपी सबसे ज्यादा जीतते हैं तो वो देश की सरकार बनाएंगे, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगा, छोटा मोटा कंट्री है उत्तर प्रदेश पूरा। तो ये इसके अंदर मतलब इतनी बड़ी आबादी है, तो इसलिए यहाँ पे सत्ता भी आई, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे उत्तराखंड में भी 18.8 है अभी भी बटने के बाद, 19% के करीब है जी। 23% वेस्ट बंगाल में 23.5। ये कभी सत्ता का नाम ही नहीं लेते, कभी कम्युनिस्ट के पीछे लग जाते हैं, कभी दीदी के साथ लग जाते हैं जी। लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता की बात नहीं करी जी। ये बात मतलब उनको बतानी है। ये हमारे ऐसे हैं जो ड्राई स्टेट हैं, इनमें मतलब अभी बीएसपी बढ़ सकती है जी। इस पर काम करने की बहुत जरूरत है जी। आपका 16.8% जो है दिल्ली में है जी, यानी 17%। दिल्ली में मतलब दलितों के नेतृत्व में सरकार बन सकती है, दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली में। अब देखिए 15.7% जो पुडुचेरी में है, यहाँ होना चाहिए। और पूरे इंडिया में मतलब 16.6% है जी। लेकिन आरक्षण कितना मिल रहा है 15%। कम मिल रहा है ना। तो ये बात मैं बताने वाला था कि ये मुद्दा भी है कि जो मतलब एमएलए एमपी हैं उनको तो पूरा 16.6 मिल रहा है जी एमएलए एमपी को, लेकिन जो नौकरियों में आरक्षण है वो 15 मिल रहा है, 16.6 नहीं मिल रहा।
ये मुद्दा भी बीएसपी को उठाना चाहिए। बीएसपी को उठाना, क्या भाई हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले हम जनसंख्या के अनुपात में उनको नौकरियों में आरक्षण देंगे। आपकी बात अब देखिए मुसलमानों की बात देख लीजिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है एसटी का दिया हुआ है, ये कौन से स्टेट में एसटी का है, तो जहाँ एससी की जनसंख्या कम है वहाँ पे एसटी की ज्यादा है, तो यानी वहाँ पे एससी का नहीं बनता है, तो वहाँ बीएसपी एसटी के आदमी को मुख्यमंत्री बना सकती है। जहाँ पे मुसलमान की ज्यादा संख्या है वहाँ मुसलमान ही बन सकता है। जैसे 55.5% जो है कर्नाटका में है। कर्नाटका में देखिए कांग्रेस रूल क्यों कर रही है। अब ये हमारे समझने की बात है। इसके बाद में 50 नहीं सॉरी ये तो ओबीसी की है। नहीं इसमें मुसलमान की इसमें नहीं है, वो दूसरी टेबल है उसमें है। इसमें ओबीसी की है। तो ओबीसी की जो जनसंख्या है तो इसके हिसाब से हम जो है सारा आप स्क्रीन पे देख चुके हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर पिपल साहब ने बहुत रिसर्च करी है और सारे जाति समीकरणों को SC ST OBC के तमाम लोगों के यहाँ पे और शेड्यूल ट्राइब तमाम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर ये दो जातियाँ भी मिल जाए तो पूरे देश के अंदर अपना CM और PM बना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। और जिस तरीके से पिपल साहब ने बताया कि दलित मुस्लिम मिलकर एक बड़ा गठजोड़ के साथ बिना किसी गठबंधन के भी अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन गठबंधन भी शायद बहन जी करेंगी किसी न किसी से, ये सूत्रों से बताया जा रहा है। लेकिन क्या करेंगे ये वह जाने। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को जैसे बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 मेरे को अधिकांश याद आती है कि 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। तब यहाँ पर किसी भी बच्चे को मटके से पानी पीने के लिए नहीं मारा जाएगा, आपको मूछें रखने पे नहीं मारा जाएगा, आपकी बारात घोड़ी पे चढ़ेगी तो आपके साथ कोई भी भाषा का या अभद्र व्यवहार नहीं होगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे पिपल साहब ने खुद बताया कि 2027 के अंदर ये सारे समीकरण जो है इस वक्त जैसे मुस्लिमों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी बढ़ी है, दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बढ़ी है, तो ये सारे समीकरण जो है 2027 की तरफ और बीएसपी को मजबूत करने की तरफ लगते हैं। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आने वाला समय बताएगा कि किस करवट ऊँट बैठेगा। आपने हमारे साथ चर्चा करी और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।